At this time, I'm at the top of the world, Mount Everest. अमूमन एवरेस्ट चढ़ने में 2 महीने का समय लगता है। 2 महीने एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस, सब कुछ 2 महीने का समय लगता है। एवरेस्ट चढ़ने में 2 महीने का लगता है और एवरेस्ट के लिए फंड इकट्ठा करने में मुझे 2 साल लग गए। पहला स्पोर्ट्स कौन सा था जो आपने खेलना शुरू किया? तो मैं देखा कि एक छोटा सा लड़का एक मोटर बाइक को एक चक्के में चला रहा है, मतलब आगे वाला चक्का हवा में, पीछे वाले चक्के में चला रहा है। लेफ्ट टांग तुड़वा के रत्नेश भाई ने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। हम इतने खुश हो गए कि यार हमने तो 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 20 किलोमीटर में तोड़ा, और उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको प्रॉपर गिनीज को और वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भेजना हम भूल गए। अब ये पर्वतारोहण किससे प्रेरित होकर शुरू किया और इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरे को पर्वतारोहण का पा भी नहीं मालूम था, माउंटेनियरिंग क्या होती है एम भी नहीं मालूम था उसका। इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह शुरू हुई और ट्रेनिंग तक पहुंचे कैसे? इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, जहाँ पे आप माउंटेनियरिंग की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब भूकंप आया तो आप चोटी पे ही, मतलब आसपास ही थे? कि कल तक आपके साथ बैठे आपके दोस्त इसके साथ आपकी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे माउंटेन चढ़ना है, और आज वो आपके पीछे ही नहीं, उसके बॉडी के टुकड़े यहाँ पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं। एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच के कौन याद आया आपको सबसे पहले? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी? हनुमान जी, महाकाल महाराज, मेरी फैमिली, और सबसे ज़्यादा मेरा देश। तो पर्वतारोहण जो आप करते हैं, अकेले करना पसंद है या टीम के साथ, ग्रुप के साथ जाना? 25 किन्नरों के समुदाय के साथ हमने माउंट फ्रेंडशिप क्लाइंब किया। अगर 21 लोगों की जान मेरे आंखों के सामने ना गई होती तो मैं पहले अटेम्प्ट में ही 2015 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेता। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हो सकता है ये लाइन आपने भी कभी ना कभी किसी से सुनी हो, लेकिन बदलते भारत में इस लाइन के मायने बदल चुके हैं, क्योंकि अब जितना महत्व पढ़ने का है उतना ही महत्व खेलों का भी है। आज के हमारे शो के जो गेस्ट हैं, बचपन में कम हाइट होने की वजह से इनका खूब मजाक उड़ा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सबसे ऊंची हाइट वाली माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा फहराया, उस पर फतेह हासिल की और बन गए मध्य प्रदेश के पहले ऑफिशियल पर्वतारोही। साथ ही वहां जाकर राष्ट्रगान गाकर ये बने ऐसा करने वाले पहले भारतीय। अपनी एक टांग तुड़वाने के बाद भी 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, और साथ ही 21 लोगों की जानें जब आंखों के सामने चली गई, इसके बावजूद एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। अगर आपका भी इंटरेस्ट एडवेंचर में है, माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने का आप सपना देख रहे हैं, आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का शो आपके लिए है। तो कैसे बनते हैं एवरेस्ट विजेता, कैसे होती है इसकी तैयारी, कितना समय लगता है इसमें और कितना खर्चा होता है, इस सब पर बात करेंगे आज आरजे गौरव टॉक्स में। मैं गौरव और मेरे साथ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं श्री रत्नेश पांडे जी, जो कि मध्य प्रदेश के साहसिक खेलों में विक्रम अवार्डी हैं और ऐसा अवार्ड पाने वाले ये प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश भाई। धन्यवाद गौरव जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने शुरुआत में ही बोला पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये लाइन तो हो गई। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा कभी आपसे शुरुआती दौर में किसी ने बोला? क्यों नहीं होता। मैं सबसे बोलता हूँ, जो भी 80s बॉर्न है या 90s बॉर्न है, वो तो घर में खूब पिटाई होती है। उनको तो यही लाइन सुनने मिलती थी। और पहले तो एक ही बात होती थी कि इंजीनियर बन जा बेटा, डॉक्टर बन जा, इतना ही है कहानी। और हम हमेशा से रहे खिलाड़ी आदमी, खेल के मैदान पे 12-12 घंटे निकल जा रहे, और घर वाले जब पढ़ाई के लिए बोले तो हमेशा जहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री देखी, ज्योमेट्री देखी, अलजेब्रा फार्मूला देखे, तो आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाए। तो उसमें पिटाई भी खूब हुई और सुनने को ताने तो बहुत मिले ही, लेकिन समय के साथ ना केवल घर वालों का देखने का नज़रिया बदला, बल्कि हाँ, आज सोशल एक्सेप्टेंस भी सभी स्पोर्ट्स पर्सन को मिल रही है। ऐसे कितने एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे आज, जो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। पहला स्पोर्ट्स कौन सा था जो आपने खेलना शुरू किया? मतलब बड़ा कॉमन है, आप हमारे देश में देखिए, क्रिकेट इज़ वेरी कॉमन, मतलब हर व्यक्ति के जीन्स में क्रिकेट तो है ही है। बट मुझे कबड्डी खेलना बड़ा पसंद था, और कबड्डी में चूंकि मैं हाइट, जैसा आपने बोला, हाइट कम थी, स्किनी था, तो फुर्तीला था, तो बहुत मन लगता था, बहुत अच्छा खेलता था। लेकिन एक दिन एक चोट हो गई मेरे साथ। मतलब सामने वाले टीम में भी एक खिलाड़ी बचा, इधर भी एक खिलाड़ी बचा, और चांस उसकी आ गई, मतलब आपको टच करके भागना था। वो थोड़ा सा हैवी था,
तो वो आके मुझे टच करके नहीं गया, वो आया, उसने मुझे कंधे पे उठा के अपने तरफ ले गया। और उस दिन मुझे लगा यार ये खेल तो मेरे लिए नहीं बना है कि यहाँ पे, क्योंकि मसल पावर भी कबड्डी में जब मैं देखता हूँ कि एक साथ आप 10 लोगों को खींच के ला रहे होते हैं, वो तो मेरे को हाथ पकड़ के अपने ऊपर उठाया और ले गया, वो जीत गया। तो मतलब स्पोर्ट्स में हमेशा, मतलब चूँकि जिन शहरों से हम आते हैं, छोटे शहर हैं हमारे, Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आज भी उतना ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को नहीं है। तो हम लोग वही जो हमारे देसी खेल हैं, वो देसी खेल 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 के इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर आपको किसी भी ऊंचाई पे जीवन पे जाना है, आप वो सब अचीव करते हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं मालूम है, रत्नेश भाई हमारे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका जन्म सतना में हुआ है। अच्छा, कॉलेज लाइफ तक आते आते लगभग समझ में तो आने लगता है कि कहाँ जा रही है गाड़ी लाइफ की। आपको समझ में आ गया था कहाँ जा रही है? मुझे अभी भी ये बात याद है कि जब मैं इंदौर में कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं देखा कि एक छोटा सा लड़का एक मोटर बाइक को एक चक्के में चला रहा है। मतलब आगे वाला चक्का हवा में, पीछे वाले चक्के में चला रहा है। हाइट में मुझसे कम, मैं पतला, वो मुझसे ज़्यादा डबल पतला। मैंने बोला ये बड़ा कलाकार आदमी है। तो देख के बड़ा, वो मोटर स्पोर्ट्स के प्रति जो पहला रुझान जाता ना, फर्स्ट इंप्रेशन, कि एक नज़र में प्यार हो जाना बाइक से, मैंने बोला अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और बिकॉज स्पोर्ट्स से कनेक्शन था, तो फिर मेरा पूरा ध्यान बाइकिंग पे आया। मैंने उसके बाद अपनी बाइकिंग करना स्टार्ट करी। और फिर कंटिन्यूअस में ये था कि मुझे मोटर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, मोटर स्पोर्ट्स में और बेहतर करना है। इस तरीके से मैंने अपनी दिन में नौकरी करता था और रात का समय अपनी स्टंटिंग को पूरा देता था। हम मोटर बाइक स्टंट राइडिंग जो कहते हैं, क्योंकि पर्पस यही था कि लव द वर्क यू डू और डू द वर्क यू लव। तो करो ना यार जो आप करना चाहते हैं। तो दिन में तो समय मिलता नहीं, नौकरियां कैसी हैं, रगड़े वाली 10 घंटे 12 घंटे, तो वहाँ पे तो पूरा खून चूस ले जो गाना बना है वो शायद इसलिए बना है। लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि मुझे स्टंटिंग करना है। तो रात में जब छुट्टी हो जाती थी तो रात में फिर 2-4 घंटे अपनी प्रैक्टिस करता था। तो इस तरीके से मेरा मोटर स्पोर्ट्स के प्रति काफ़ी रुझान हुआ। मैं माउंटेनियरिंग तो बहुत बाद में मैंने स्टार्ट करी। मतलब स्टंट राइडिंग पे काफ़ी समय मैंने दिया और उसमें मैंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए। लेफ्ट टंग तुड़वा के रत्नेश भाई ने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। थोड़ा सा बताओ उस बारे में। सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। क्या हुआ, टांगी तो टूटी, बाद में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तो बनाए। और अपने आप में एक चार्म होता है कि स्पोर्ट्समैन जब तक गिरे नहीं, उसके हाथ पांव घुटने छिले नहीं, तो वो स्पोर्ट्समैन ही किस मतलब का। वो तो सबसे बेसिक है। तो कौन से ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे? मैंने जब बाइकिंग करना शुरू किया तो बाइक स्टंट्स में एक स्टंट कहलाता है, जब मोटरसाइकिल चलती है तो चलती हुई मोटरसाइकिल के सीट के ऊपर आप खड़े होकर ऐसे दोनों हाथ फैला के खड़े होते हैं जीसस क्राइस्ट के पोजीशन में, इसीलिए उसका नाम क्राइस्ट स्टंट है। वो स्टंट मैंने सबसे पहले मैंने जब उस स्टंट के बारे में जानकारी एकत्रित करी इन 2011, तो वो रिकॉर्ड एक चाइनीज़ के नाम पे था 5 किलोमीटर का। मेरे मन में आया यार ये तो मैं जनरल प्रैक्टिस में 20-20 किलोमीटर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक दिन शूट किया और 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 20 किलोमीटर से तोड़ दिया। मन में उत्साह, अरे यार हमने तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब तो एकदम वर्ल्ड के विनर हम हो गए, ऐसा 10 ख्याल आया। लेकिन आपको जो एक और महत्वपूर्ण बात सीखने को लाइफ में मिलती है, जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करें या कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा अति उत्साह में आपको नहीं आना चाहिए। आप अनवांटेड ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे साथ वही हुआ। हम इतने खुश हो गए कि यार हमने तो 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 20 किलोमीटर में तोड़ा और उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको प्रॉपर गिनीज को और वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भेजना हम भूल गए। तो हमारा रिकॉर्ड वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। मीनवाइल ये हुआ कि उस 5 किलोमीटर के रिकॉर्ड को इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने 16 किलोमीटर से तोड़ दिया। अच्छा, चूँकि इंडियन आर्मी से मेरा एक अलग ही लगाव है, पूरे देश भर में काफ़ी सारे शहीद परिवारों से मेरा मिलना जुलना लगा रहता है, तो मैंने बोला यार आर्मी का सम्मान करना है तो अच्छे से करेंगे। 16 किलोमीटर के रिकॉर्ड को 17 किलोमीटर में नहीं तोड़ेंगे, इंडियन आर्मी को पूरा सैल्यूट देंगे। मैंने 16 किलोमीटर के उस रिकॉर्ड को 32 किलोमीटर से तोड़ा। 32 किलोमीटर? हाँ, चलती हुई बाइक की सीट के ऊपर खड़े होके ऐसे चलते चलते मैंने 32 किलोमीटर बाइक चलाई। और लगभग उस दौरान मुझे याद है मिनिमम स्पीड 25 की थी और मैक्सिमम स्पीड लगभग 40-45 के आसपास थी। बीच में 1-2 बार जब हवा का झोंका लगता है ना, आप पीछे से हवा में होते हैं तो भगवान बड़ी जोर से याद आते हैं। लेकिन अगेन जब आप फोकस्ड होते हैं तो वो फिर हो जाता है। तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अमूमन लोग बाइक को ऐसे सीधे हाथ पकड़ के चलाते हैं, हम लोग ऐसे उल्टा चलाते हैं, उल्टे में भी हाथ छोड़ देते हैं। तो उल्टे बैठ के या उल्टे बैठ के बाइक में? हाँ, उल्टे बैठे और हाथ ऐसे पकड़े और उसको भी हाथ को छोड़। हम लोग बचपन में जैकेट पहन लेते थे उल्टा ऐसे और पीछे से चेन लगवाते थे। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही। हाँ, तो उस तरीके से किया। वो भी 16 किलोमीटर का मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे एक और बाइक रिकॉर्ड है जिसमें अपने सेम एक्सेस में बाइक घूमती है और कंटिन्यूसली आप आपके पाँव भी नीचे नहीं रखते हैं, आप हैंडल भी होल्ड नहीं करते हैं। वो 175 सर्कल्स मैंने बनाए थे।
और चूंकि 2-5 सर्कल आप ऐसे ही घूम लो ना, आपको चक्कर आने लगता है, वर्टिगो का इशू कई लोगों को होता है। मैंने 175 सर्कल्स बनाए। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स मेरे मोटर बाइक स्टंट्स में काफ़ी अच्छा कमांड हो गया था। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद में मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ ना, आप जो भी करियर ऑप्ट करो ना, हमेशा एक कैलकुलेटेड पॉइंट उसमें ये रखें कि एक्चुअली में इसमें करियर है कि नहीं। जब हम मोटर बाइक स्टंट करते थे तो कई बार सुनने में मिल जाता था लोग कि अरे ये तो धूम वाले हैं, क्योंकि तब वो धूम पिक्चर आई थी, अरे तो धूम वाले हैं। तो कई बार नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है। कई बार लोग आपको ये भी बोलते हैं कि अरे आपका मौत के कुएं में गाड़ी चला लेते हो क्या? तो ये बहुत सामान्य सी बात ये है। आपसे बोला है किसी ने? हाँ, बोला हुआ है। और चूंकि हम लोग की सबकी बाइकें रंग बिरंगी होती हैं, कलरफुल होती हैं एकदम, तो बोलते हैं ये कहाँ ये रंग बिरंगे बन के घूम रहे हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। बट एक पॉइंट के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भारत में अभी भी मोटर स्पोर्ट को और ख़ास तौर से स्टंट राइडिंग को सोशल एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और उस तरीके का सपोर्ट अभी इंडिया में नहीं है। जैसा कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि फ्री स्टाइल बाइकिंग स्टंट राइडिंग को एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं। इंडिया में अभी वो एक्सेप्टेंस आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। दैट्स द रीज़न कि फिर उसके बाद धीमे धीमे मेरा रुझान चेंज होता गया और फिर मैं माउंटेनियरिंग की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन टांग कौन सा रिकॉर्ड बनाते हुए टूटी थी? वो क्या हुआ, एक प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा था, यही इसी रिकॉर्ड के पहले। कौन से वाले? जो हम क्राइस्ट कर रहे थे, तो क्राइस्ट के पहले ऐसे ही एक विली करने का मेरा मन हुआ कि थोड़ा 1-2 विली करते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाते हैं ना। तो मैंने वार्म अप के लिए मैंने अपनी बाइक को ऐसे उठाई और विली करते हुए जा रहा था। इतने में एक पत्थर किसी ने बच्चे ने ऐसे फेंक दिया हमारे ट्रैक में। तो चूंकि ऑलरेडी वो एक चक्के में चल रही थी बाइक, और उसने पत्थर फेंका तो बाइक पूरी की पूरी फ्लिप कर गई, और पूरी बाइक फ्लिप हुई और मेरा लेफ्ट लेग पीछे वाले चक्के के अंदर घुस गया। तो अमूमन लोगों का पाँव ऐसे आगे होता है ना, मेरा ऐसे पीछे हो गया, पूरा का पूरा पाँव टूट गया। तो रिकॉर्ड पहले बना या टांग पहले टूटी? पहले टांग टूटी, फिर रिकॉर्ड बना। टांग टूटने के बाद काफ़ी अनुभव लिए, और ये उस दौरान मुझे अभी भी याद है कि जब आप लाइफ में पीक में होते हैं या बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना, हर कोई आपके साथ होता है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। हजार लोग हमारा शो देखने आते थे। जब टांग टूटी तो एक आदमी भी नहीं आया। नहीं 100 लोग पहले दिन तो छोड़ने गए अस्पताल, दूसरे दिन 10 लोग हो गए, उसके बाद 3-4 दिन के बाद गिने चुने 2-4 लोग ही बचे। तो उसने कई बार आंखों में आंसू भी आ गए कि यार ये क्या है। लेकिन रियलिटी सोसाइटी की यही है, और आपको मानना है या नहीं मानना है, आप आपके काम पे ही फोकस करिए। समाज आपके साथ ऐसे ही चलता है, तो उसको बहुत ज़्यादा निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार आज देखिए आप आज के एनवायरनमेंट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे ऐसे लोग क्यों रॉन्ग डिसीजंस लाइफ में ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स, अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने वो भौकाल देखा हुआ होता है, हर आदमी सेल्फी ले रहा होता है, एन मौके में कहीं उनका करियर डाउनफॉल हुआ, सो वो एकदम मानसिक तनाव पे आके वो गिव अप कर देते हैं। बल्कि ज़रूरत है आपको वहाँ एक और किक मार के दोबारा प्रैक्टिस करने की, दोबारा नई स्टार्ट करने की, और दोबारा एक और गिनीज बनाने की। तो टांग टूट गई, रिकॉर्ड्स भी बन गए 3, लेकिन जब बाइकिंग में सब ठीक ठाक चल रहा था, आपने सोसाइटी के चक्कर में बाइकिंग छोड़ दी है ना। अब ये पर्वतारोहण किससे प्रेरित होकर शुरू किया और इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ ना कि मेरे को पर्वतारोहण का पा भी नहीं मालूम था, माउंटेनियरिंग क्या होती है एम भी नहीं मालूम था उसका। लेकिन कई बार ना डेस्टिनी, ऊपर वाला आपके लिए ना कुछ अलग सोच के रखता है, प्लान्स अलग ही चल रहे होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था एक बार कि एक बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं पा पाता है जो चाहता है लाइफ में, तो बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा भक्त होता है भोले का, बोलता है यार भगवान मैंने इतना कुछ किया, वो नहीं मैं ये चाह रहा था, आप ये चाहिए। नहीं दे रहे हो। हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि यार जिसने ज़िंदगी दी उसने भी कुछ तो सोचा होगा ना। तो मुझे लगता है शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। बढ़िया कंफर्ट से लाइफ एक चल रही है, और कॉर्पोरेट में अच्छा सा एक करियर बना रखा था मैंने, स्टंट राइडिंग में ग्लैमर तो मिल ही रहा था। और इस बीच क्या हुआ, चूँकि मैं इंदौर बेस्ड रहा, इंदौर से उज्जैन, पास में उज्जैन पे महाकाल के दर्शन करने महाशिवरात्रि के दिन गया। उस दिन व्रत था मेरा, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था मनीष अग्रवाल था, हम दोनों दर्शन करे, और दर्शन करके व्रत खोल रहे थे हम। बाद में एक कैजुअल टॉक होती है ना, हम खाते हुए ये बात कर रहे हैं कि यार इस बार बाबा के यहाँ दर्शन हो गए, अब कहाँ करना है। तो वो बोलता है आप बताओ। तो मैंने बोला अपन यार थोड़ा ऊपर चलें, अपन आज तक विदेश नहीं गए हैं, ज़्यादा पैसा भी जेब में है नहीं, अपन नेपाल चलते हैं, पशुपति के दर्शन हो जाएंगे, थोड़ा हाइटेड प्लेस हो जाएगी, विदेश का विदेश घूम लेंगे। तो बोलता है आइडिया तो अच्छा है गुरु। तो एक और खाते हुए बोलता है थोड़ा और ऊपर चलें। मैंने बोला कहाँ? तो उसने बोला कैलाश मानसरोवर। तो मैंने बोला ये आइडिया और बढ़िया है। तो एक और खाते हुए पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैंने बोला यार अगर ऊपर ही जाना गुरु तो काहे नहीं माउंट एवरेस्ट चलें।
तो उसका कॉर ऐसे बीच में रुक गया, और वो चूंकि बुंदेलखंड का है तो उसने बुंदेली में हल्के से बोला, जो मजाक नहीं करो हमारे साथ। तो मैंने बोला मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, तो अगर ऊपर ही जाना है तो क्यों ना माउंट एवरेस्ट चलें। तो मतलब एक थॉट आपका ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, मैं मानता हूँ मेरा थॉट नहीं था, ये इस पूरी यात्रा की जो मेरे प्रेरणा है, जो मेरी इंस्पिरेशन है, प्रथम गुरु वो महाकाल हैं जिनके माध्यम से मिला। एल्स मध्य प्रदेश को बने हुए 60 साल से ज़्यादा हो गए, 60 ईयर्स। क्या मुझसे ज़्यादा मजबूत शारीरिक मानसिक पैसे वाले लोग नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है उस दिन महाकाल ने महाशिवरात्रि का बोला, ले बेटा तेरे लिए ये प्रसाद है, फर्स्ट ऑफिशियल माउंटेनियर तो मध्य प्रदेश का तू कहलाएगा। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, लेकिन इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह शुरू हुई, और ट्रेनिंग तक पहुँचे कैसे? मैंने गूगल पे पता किया कि कैसे एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो मुझे जानकारी लगी या आप नॉर्थ साइड से चाइना से चढ़ सकते हैं या साउथ में नेपाल से चढ़ सकते हैं। तो चूँकि नेपाल थोड़ा कन्वीनियंट था, तो वहाँ पे नंबर वगैरह भी गूगल पे एक्सेस करने पे मुझे मिल गए। तो मैं कंटिन्यूसली नेपाल सरकार को टच कर रहा था। रोज़ सुबह उठ के मेरे पे एक काम होता था, ऑफिस 10 बजे की शिफ्ट में आने से पहले 2-4 फ़ोन मैं नेपाल सरकार को बजा देता था। मैं रोज़ फ़ोन करूँ तो वहाँ से कोई फ़ोन उठाए, हेलो बोले और फ़ोन काट दे। अच्छा, उस समय 6 रुपये 7 रुपये लगभग एक कॉल के लगते थे। मतलब आपने एक कॉल किया, उसने उठा के रख भी दिया ना तो भी 7 रुपये लगेंगे। तो बैक टू बैक वो कई बहुत दिन तक मैं इरिटेट हो गया। 10-15 दिन तक सामने वाला फ़ोन पे बात ही नहीं कर रहा है, फ़ोन काट दे रहा है। पता नहीं वो पशुपति का वो अच्छा दिन था कि क्या हुआ, जो सामने वाला व्यक्ति था उस दिन उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। उसने बोला, क्या हो गया पांडे जी, रोज़ रोज़ आप फ़ोन लगाते हो, क्या बात हो गई? तो मैंने बोला, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है साहब। तो पता नहीं शायद उनके घर में उनकी बीवी ने उस दिन अच्छा नाश्ता करा के उनको भेजा होगा। तो सज्जन ने मुझे बोला कि आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो, एवरेस्ट? मैंने बोला हाँ। तो बोले, इसके पहले आपने कितने एल्टीट्यूड तक गए हैं? हम ठहरे नॉन टेक बैकग्राउंड के। तो मैंने बोला, एल्टीट्यूड क्या होता है? फिर उसने बोला, आप इसके पहले कितने हाइट तक गए हैं? हाइट का परिचय आपने पहले ही दे दिया। मैंने बोला, मुझे मेरी हाइट तो मालूम है, 5 फीट 5 इंच, और कौन सी हाइट होती है? तो बोलता है, इसके पहले आप कौन से पहाड़ चढ़े हो? तो मैंने बोला, सीधा पूछो ना यार सर, क्यों गोल गोल घुमा रहे हो? तो मैंने बोला, मैं भी थोड़ा टशन में बोल दिया कि बहुत सारे पहाड़ चढ़े मैंने। नैना देवी चढ़ा है मैंने, शारदा देवी चढ़ा है मैंने, वैष्णो देवी चढ़ा है मैंने, और कितने चढ़े जाऊँ, चढ़ा दो एवरेस्ट अब। तो हंसा, जैसे आप हंस रहे हैं वो भी हंसा थोड़ा। बोलता है, भाई साहब, जिन पहाड़ों की आप बात कर रहे हैं ये आध्यात्मिक पहाड़ हैं, ये धार्मिक पहाड़ हैं, लेकिन जो एवरेस्ट है ये तकनीकी चढ़ाई है, बहुत टेक्निकल माउंटेन है, आपको टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो मैंने बोला, भगवान, इस सुरंग में, अंधी सुरंग में अगर आपने मुझे अब मोमबत्ती इतनी दे ही दी है तो थोड़ा टॉर्च लगा के थोड़ा और आगे ले चलो, ये बता दो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, जहाँ पे आप माउंटेनियरिंग की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप एक प्रो लेवल के माउंटेनियर एडवेंचरर बन सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, भारत का जो सर्वश्रेष्ठ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो मनाली में है, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली में है। फिर मैंने वहाँ पे अपने आप को एनरोल किया, और जो नेपाल टूरिज़्म के वो अधिकारी थे, मैं सदैव उनको थैंक यू बोलता हूँ, लेखनाथ भूषाल हैं, आज वो एडवेंचर टूरिज़्म, नेपाल टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। मैंने वहाँ से स्विच किया अपने आप को यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वो मेरे लाइफ का एक बहुत टफेस्ट पॉइंट था। गौरव भाई, क्या होता है ना, आप अपने लाइफ में ना कंफर्ट से नहीं निकलना चाहते हो। जो आदमी अपने कंफर्ट से निकलेगा ना, वो ही सक्सेस पाएगा। आपको एक बड़ा सा एसी केबिन मिला हुआ है, एसी चल रहा है, तब फेसबुक का चस्का नया नया था, लोगों ने चलाना था। फेसबुक आप चला रहे हो, कोल्ड कॉफ़ी आपके केबिन में आ जा रही है, आपको कोई बहुत काम नहीं है, 2-4 मेल ट्रेल करके अपने काम कर देने हैं, और अचानक से आपको बोल दिया जाए कि आप ये सब छोड़ दो, या आपके मन में एक विचार आए कि कल से आपका कंफर्ट बचेगा ही नहीं। वो मेरी लाइफ का एक बहुत टफेस्ट पॉइंट था जब मैंने रिजिग्नेशन दिया था अपने कंपनी से। तो मैंने रिजिग्नेशन दिया तो अगेन वही सोसाइटी, बॉस ने बोला नौकरी छोड़नी है, नया ऑफ़र मिल गया क्या? मैंने बोला, नया ऑफ़र तो नहीं मिला है सर, पहाड़ चढ़ने जाना है। तो हंसे थोड़ा सा, बोले, यार बड़ी बेवकूफ़ टाइप की बातें कर रहे हो, पहाड़ चढ़ने के लिए नौकरी कौन छोड़ता है? कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 2-4 दिन छुट्टी ले लो, कॉर्पोरेट में इतनी छुट्टी मिलती है। तो मैंने बोला, सर 1 महीने का समय चाहिए। तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मैंने जॉब लेफ्ट किया और मैं चला गया मनाली माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, मास्टर्स कोर्स किए, मैंने मल्टीपल कोर्सेज़ वहाँ से कंप्लीट किए। और उन सभी कोर्सेज़ के दौरान मैंने एक बात पाई कि यार, एवरेस्ट वो केक वॉक नहीं है, एवरेस्ट उतना हल्का नहीं जितना मैंने सोचा था। मुझे क्या लगा, 1 महीने की ट्रेनिंग करनी है, 25-50 हज़ार रुपये अभी मेरे पास पड़े हैं, 1-8 लाख रुपये और लग जाएगा, एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एवरेस्ट चढ़ने में 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब हम गणित में कमज़ोर आदमी, हमें तो 25 लाख में कितने जीरो लगते हैं, यही लगाने में भी समय लग रहा। तो जब मुझे ये जानकारी लगी कि इट्स ए ह्यूज अमाउंट,
तो मैंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी। बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैंने सोचा कि नहीं, हम बोलते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके काम इतने ऊपर कर दो कि आपकी ज़ुबान को बोलने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजिकली कुछ पीक्स क्लाइंब करें, ट्रेनिंग को मैंने प्रॉपर किया, फिर आके मैंने उसके लिए आगे मेहनत करना शुरू किया अपने एवरेस्ट के लिए। कोई भी चीज़ पहली जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो पहला पर्वत कौन सा चढ़ा था आपने? माउंट फ्रेंडशिप मनाली में है और बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन है। आपको पूरी हिमालयन रेंज दिखेगी, उसमें एक ऐसी अलग सी चोटी दिखेगी आपको दूर से ही, बहुत अट्रैक्टिव, और नाम ही फ्रेंडशिप है, पहाड़ों हाँ। से दोस्ती। हाँ। तो पहला पीक ही जब आप माउंट फ्रेंडशिप चढ़ते हैं, और बहुत सेमी टेक्निकल माउंटेन है, कई कई सीजन्स पे उसे ट्रैकिंग पीक बोलते हैं, बट कहीं से वो ट्रैकिंग पीक नहीं है, वो प्रॉपर क्लाइंबिंग माउंटेन है। वो मेरा पहला पीक था, मुझे अभी भी याद है, जब मैं पर्वत के टॉप पे था। और पर्वत के टॉप से जब आप सूरज को उगते हुए देखते हैं और पहाड़ों का प्रतिबिंब, या मैं बोलूँ उनका जो शैडो दूसरी तरफ जब दूसरे माउंटेन पे आके दिखता है, मतलब आप उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जब आप अपनी खुली आंखों से उसे देखते हैं, कोई भी कैमरा उसे करो भाई कैद नहीं कर सकता। वो ना केवल आपकी इनर पावर को दर्शाता है, आपको नेचर के प्रति और बेहतर कनेक्ट करता है, बल्कि आपको सदैव लड़ते रहने की प्रेरणा देता है कि आप, क्योंकि रात भर आप चलते हैं। अमूमन जो हम मेन क्लाइंबिंग करते हैं नाइट में शुरू करते हैं, हमने शाम मतलब लेट इवनिंग हमने शुरू किया, चूँकि वो हमारे ट्रेनिंग के डेज थे। तो धीमे धीमे चलते हुए नेक्स्ट कैंप पे पहुँचे, फिर उसी रात को वापस हमने चलना शुरू किया। और अगले दिन जब मॉर्निंग पे जाके आपने सूर्योदय देखा, ओहो, आपने चमकता हुआ लाल सूरज देखा, आपके अंदर भी वैसी चमक, वो दमक, वो ऊर्जा आ गई। अच्छा, माउंट फ्रेंडशिप के साथ में पर्वतारोहण से तो फ्रेंडशिप हो गई आपकी, पर माउंट फ्रेंडशिप के बाद एवरेस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, किस तरह की चुनौतियां आई, और कहता हूं कि चुनौतियों की चुनौती किस चुनौती के साथ शुरू हुई? अमूमन एवरेस्ट चढ़ने में 2 महीने का समय लगता है, 2 महीने एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस, सब कुछ 2 महीने का समय लगता है। एवरेस्ट चढ़ने में 2 महीने का लगता है, और एवरेस्ट के लिए फंड इकट्ठा करने में मुझे 2 साल लग गए। 2 महीने में एवरेस्ट, तो फंड इकट्ठा करने में 2 साल? 2 साल। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, 25-30 लाख रुपए अफोर्ड कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। वो दौर मुझे अभी भी याद होता है कि जब मैं माउंटेनियरिंग के लिए भटक रहा था, माउंट एवरेस्ट के लिए भटक रहा था ना, बहुत भटकने के बाद एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, हमेशा कहते हैं ना कि नाम आपको लेना चाहिए जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरे समय में साथ दिया। मतलब उनसे मेरी मुलाकात 2011 में मोटर बाइक स्टंट राइडिंग के दौरान हुई। वो हम लोग इंदौर में बाईपास में स्टंटिंग करते थे। उस दौरान स्टंटिंग के दौरान एक सायरन मारती हुई गाड़ी आई, और उस गाड़ी से उतरे कैलाश विजयवर्गीय जी, और उन्होंने बोला, यार क्या क्या कर लेते हो, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे टीम की, हमारी टीम है थ्रॉटल एक्सट्रीम, आप लोगों की बड़ी तारीफ सुनी है, बहुत अच्छे स्टंट्स करते हो, कुछ करके दिखाओ। तो बंदर कैसे गुलाटी मारता है, तो हम तो सभी जितने स्टंट राइडर थे, उन्होंने बोला कुछ करके दिखाओ। 1 मिनट के अंदर तो जितनी गुलाटियाँ मारने आनी है सब करके दिखा देते हैं। पीछे वाला चक्का ऊपर, आगे वाला चक्का ऊपर, कभी सीट के ऊपर खड़े हो रहे, कभी उल्टा बैठ रहे। तो वो बहुत इंप्रेस हुए, और जाते जाते उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना नंबर शेयर किया, बोले कभी कुछ लगे, कुछ काम लगे तो बताना। तो अब अमूमन हम लोग स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनसे ऐसा कुछ काम था नहीं। 4 साल बाद अचानक से मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया, मैंने उनको अपना परिचय दिया, मैंने बताया कि आपसे ऐसा ऐसा मिला था, और एक बार में वो रिकॉल कर गए, पहचान लिया उन्होंने तुरंत पहचाना, और बोले अभी स्टंटिंग चल रही है? मैंने बोला नहीं, अभी स्टंट राइडिंग नहीं चल रही है, अभी माउंटेनियरिंग चल रही है। मैंने उन्हें बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ, और चूँकि बाकी सब काबिलियत है, एक 25 लाख का एक चैलेंज मेरे पे आर्थिक रूप से आ रहा है, वो बस एक हडल है कि 25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उन्होंने बहुत पेशेंटली वो बात सुनी, और एक बात बोली, यार मैंने बोला उन्होंने कि नियम में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो बोले अगर नियम में होता तो फिर आप हमारे पास ही क्यों आते? एक पॉलिटिशियन, एक लीडर होता ही इसलिए है कि जो नियम में नहीं है उसको नियम पे लाना, जनता के हित का काम को उस नियम पे जुड़वाना। उन्होंने मुझे बुलाया और बोले 11 बजे आके मिलो। अब मैंने आगे पूछा ही नहीं कौन से 11, कब के 11। मैंने वापस कॉल किया, मैंने बोला कल आ जाऊँ क्या 11 बजे मिलने? तो उन्होंने बोला कल नहीं, अभी रात को 11 बजे आओ। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने बोला अभी रात को 11 बजे मिलने बुला रहे हैं, क्या बात है? गौरव भाई ट्रस्ट मी कि जब मैं रात को 11 बजे उनसे मिलने गया, उन्होंने मेरे पूरे सर्टिफिकेट्स देखे, पूरी स्टोरी सुनी, और ऐसे आंख बंद करके 2 मिनट सोचे, और सोच के बोले कि ये बहुत प्रेस्टिजियस पॉइंट है, ये ऐसे तो नहीं होगा, ये भोपाल स्तर से होगा। तब वो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री थे। उन्होंने मुझे
भोपाल में जाके तब के प्रमुख सचिव थे इकबाल सिंह बेंस, उनसे मिलवाया कि ये बच्चा है, ये ऐसा ऐसा क्लाइंबिंग करना चाहता है और इसको 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमें सबको मिलके इसको सपोर्ट करना है। इकबाल सिंह बेंस ने मुझे एक दिन बुलाया अपने चैम्बर में, और वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, तो बात करते हुए वो, चूँकि ही तो पंजाबी, तो हंसते हुए वो मुझे बोलते हैं, उनके कुछ और दोस्त बैठे हुए थे, तो बोलते हैं वो मुंडिया नू एवरेस्ट चढ़ना है और ये वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, चढ़ाओ यार इसे एवरेस्ट। सो दैट वाज दी टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे उन्होंने पूरे प्रशासन पे बैठे सब लोगों से बात करी, बोले ऐसा ऐसा प्रपोजल है, हमें सबको मिलके इस लड़के को सपोर्ट करना चाहिए, जो छोटा छोटा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो भी कर सकें वो हमें करना चाहिए। और उसके बाद मेरे 25 लाख रुपए इकट्ठे हुए, और उसके बाद मैं फिर अपने माउंटेनियरिंग के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हडल था। और अमूमन आज भी जब आप एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो माउंटेनियरिंग में एक फार्मूला होता है M3। आपको 3 चीज़ें माउंटेनियरिंग में चाहिए, माइंड चाहिए, मनी चाहिए, मसल चाहिए। अगर तीनों पॉइंट आपके परफेक्ट हैं देन यू आर ए कंप्लीट माउंटेनियर। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आज मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर के नाते अगर मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं ज़रूर इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल देना चाहूँगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी, इकबाल सिंह बेन साहब, अगर उन्होंने उस पॉइंट पे मेरा सहयोग ना किया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता। और शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। तो पैसों की व्यवस्था हो गई है। अब ये बताओ कि माउंट एवरेस्ट पहले ही अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया था? अगर 21 लोगों की जान मेरे आंखों के सामने ना गई होती तो मैं पहले अटेम्प्ट में ही 2015 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेता। चूँकि नेपाल में अर्थक्वेक आया था और 25 अप्रैल 2015 को सुबह 12 बजे के आसपास भूकंप आया, और भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था इतना तेज था, 7.8 था, कि उसने पूरे माउंटेन को हिला दिया। और इतना ज़ोरदार झटका, और एक बार नहीं 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स आया, और उसके आफ्टर शॉक्स तो काफ़ी समय तक आते रहे। वो एक दौर है जो मेरे लाइफ के सबसे टफेस्ट टाइम्स में से एक रहा है। अच्छा, जब भूकंप आया तो आप चोटी पे ही, मतलब आसपास ही थे एवरेस्ट के? एवरेस्ट 29,000 फीट है, ठीक है। 29,000 फीट, 8848 मीटर्स। हम्म, उसमें से 22,000 फीट की तो दूरी हमने तय कर ली थी। एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस, एवरेस्ट बेस कैंप तक आना, फिर वहाँ से चढ़ाई चढ़ना। एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस में हम पहाड़ में थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर और थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर एकदम नीचे आते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी उस वातावरण के अनुकूल ढल जाती जल जाती है। तो उस दौरान हम लोग कैंप 2 तक के सफ़र हमने तय किया था। कैंप 2, हम अगर साधारण भाषा में बोलूँ तो एवरेस्ट के बेस कैंप में हम लोगों के तंबू लगते हैं, हम लोग अपना कैंपिंग करते हैं। उसके बाद एक लेवल ऊपर कैंप 1, 2, 3, 4, 4 लेवल पे हम लोग अपने टेंट्स पिच करते हैं, जहाँ पे हम लोग रुकते हैं और अगले अगले पड़ाव की ओर जाते हैं। तो लगभग 22,000 फीट की दूरी हमने तय कर ली। उसके बाद फिर भूकंप आया। हाँ, वहाँ पे 22,000 फीट पे पहुँचने के बाद हम लोग दोपहर में आराम से रेस्ट कर रहे थे। सुबह 11:15, 11:50 समथिंग, ऐसी 12 बज रहे थे, मुझे याद है। हम अपने टेंट में बैठ के हम लोग मैगी खा रहे थे, और अचानक से लगा कि धरती पलट गई। आप कल्पना करिए, आप हम यहाँ बैठे हैं और कुछ ऐसा हो कि आप पूरे हिल जाएं। आप केवल शारीरिक नहीं हिलेंगे, आप मानसिक हिलेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। बट वी वर सो लकी कि जब एवरेस्ट में भूकंप आया तो एवलांच ट्रिगर हो गया। एवलांच मैसिव स्नो माउंटेन में जब ऊपर से वैली के साइड आता है, 2 एवलांच ट्रिगर हुए। एक हमारे तरफ से ट्रिगर हुआ और एक सामने वाले माउंटेन की तरफ से ट्रिगर हुआ। हमारे तरफ से जो माउंटेन पे एवलांच आया उसने अपना रूट बदल दिया, तो हम लोग तो बच गए। लेकिन जो सामने वाले माउंटेन से जस्ट पैरेलल एक माउंटेन था, उससे जो एवलांच आया उसने बेस कैंप के जितने टेंट्स थे सबको वाइप आउट कर दिया। जो लोग वहाँ सो रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ लोग खाना बना रहे थे, सबको उसने उखाड़ दिया, और उसमें 21 लोगों की जानें चली गई। आपके आंखों के सामने? मेरे आंखों के सामने मैंने देखे हैं वो मंजर। कुछ बॉडीज़ को हमने देखा है, कुछ बॉडीज़ को हमने उठाया है। वो दौर मुझे जब भी मैं सोचता हूँ तो मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि कभी वो कोई भी वो दौर देखे, क्योंकि वो ना केवल आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मा तक वो आपको झकझोर के रख देता है कि कल तक आपके साथ बैठे आपके दोस्त, जिसके साथ आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके साथ आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे माउंटेन चढ़ना है, और आज वो आपके बीच है ही नहीं। उसके बॉडी के टुकड़े यहाँ पड़े हैं, वहाँ पड़े हैं। तो वो एक बहुत टफेस्ट टाइम था हमें खुद। आप कैसे निकले वहाँ से?
हमें खुद को नहीं मालूम था कि हम बच के जा भी पाएंगे। हर आदमी को अपना दर्द ज़्यादा दिखता है ना, सामने वाले का नहीं दिखता है। तो हम ऊपर फंसे माउंटेन में। अब हम वहाँ से चिल्ला रहे हैं, सेटेलाइट फ़ोन पे हम हल्ला कर रहे हैं कि बचा लो भाई, बचा लो, नीचे ले आओ। हमें ये नहीं मालूम कि आप जितना नीचे जाते जा रहे हो उतना मंजर भयावह, उतना डेंजरस नीचे है। बेस कैंप में 21 लोगों ने जान गंवाई। काठमांडू पे 10,000 से ज़्यादा तो ऑफिशियल फिगर जो है, 10,000 से ज़्यादा तो ऑफिशियल फिगर है। न जाने कितने लोगों ने काठमांडू पे जान गंवाई अपनी। हमें भरोसा भी नहीं था कि हम कभी वापस जा पाएंगे। 3 दिन तक हम मतलब ऊपर माउंटेन पे अटके हुए थे। खाने का जो हमारा रसद था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। जितना ड्राई राशन आप कितना लेके जाएंगे, कुछ मैगी के पैकेट्स लेके जाएंगे, चॉकलेट्स लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। लेकिन माउंटेनियरिंग में हमें एक और फार्मूला हमेशा सिखाया जाता है, एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड विलिंगनेस टू लिव। आपको हमेशा लाइफ में अपने अंदर के डर को भगाना है और वो जीने की चाहत आपके अंदर होनी है। फिर परिस्थिति कितनी भी ऑड क्यों ना हो, आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे। 3 दिन तक हम वहाँ पे लगे रहे। भरोसा ही नहीं था कि कभी वापस जाएंगे। लेकिन एक दिन एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक एक करके जो हम 40-50 लोग वहाँ अटके थे, सबको 4-4 करके रेस्क्यू किया गया और टूटे हुए मन के साथ वापस। सुरक्षित आ गए थे आप घर वापस? हाँ जी। तो दूसरा अटेम्प्ट और पहला अटेम्प्ट के बीच के अगर गैप की बात करें, कितना गैप था? 1 साल का पूरा गैप था। तो वो 1 साल कैसा था? मतलब उस वक्त क्या कर रहे थे आप? वैसे आपको बताऊं, जो मंजर हम देख के आए हैं वो मंजर देखने के बाद तो कोई दोबारा पर्वत की तरफ जाएगा ही नहीं। और लेकिन वो 1 साल बड़ा खतरनाक था। सबसे पहला सामाजिक ताना बाना। आ गए, देखो एवरेस्ट चढ़ने गए थे, फेल हो गए हम। तो कल तक जो लोग बोल रहे थे देखो अच्छी इसने गलत कदम उठाया, अच्छी नौकरी छोड़ के पहाड़ चढ़ने के लिए, अब वही लोग फिर बोलने लगे देखिए पहाड़ चढ़ने गया तो पहले ही कहा था कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। नौकरी भी छोड़ी, अब तो मरते मरते भी बचे। तानों का एक पूरा दौर चला। तानों का पहाड़ आ गया। तानों का पहाड़ आ गया आपके ऊपर। तो अरे ये तो कुछ काम के नहीं है, इनको तो नौकरी भी छोड़ दी, पहाड़ में मरते मरते भी बचे, पता नहीं कितना पैसे भी खर्च कर दिए। लाइफ में ना एक सबसे अच्छा जवाब जो होता है, द बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। तो मैंने इन सभी निंदकों को कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने बोला इनको जवाब क्यों देना, आपके काम से आपको अपनी पहचान बनानी है, आपके काम जवाब देंगे। और वो 1 साल मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि आपके 25 लाख रुपए चले गए। जो सपना आप संजो के गए थे, एवरेस्ट चढ़ेंगे, तिरंगा लहराएंगे, ये सब होगा, कुछ हुआ ही नहीं ना। और 25 लाख रुपए तो कहाँ गए मालूम ही नहीं पड़ा। दोबारा से नई शुरुआत करनी थी, दोबारा से ABCD से सब कुछ करना था। अच्छा, इस बार फिर से 25 लाख चाहिए? फिर से 25 लाख चाहिए। और अब तो वापस भी नहीं जा सकते? अब तो किसी से मांगने क्या करेंगे आप, क्योंकि जब सरकार ने आपके ऊपर इतना भरोसा जताया। मैं हमेशा देखता हूँ कभी भी आप जो पायलट प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर आप पायलट प्रोजेक्ट पे ही फेल हो जाएं तो आपका मनोबल टूट जाता है। और उसके साथ में आंखों के सामने 21 लोगों की जान चली जाए, दैट टू आप बता रहे हैं कि 29,000 फीट पे है, हम 22,000 ऑलरेडी चढ़ चुके थे। बहुत मुश्किल हुआ होगा भाई वापस आना इस दौर में। वो मैं इसको देखता हूँ ना ऐसे कि जब लोगों ने या जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने तो एक ही चीज़ कैलकुलेशन होती है, ROI, जो हम सिस्टम देखते हैं। आपने रिटर्न लगाया, उसका इन्वेस्टमेंट क्या था। उन्होंने जिन भी लोगों ने मेरे पीछे स्पॉन्सरशिप लगाई, उनको तो कुछ रिटर्न नहीं मिला ना। लेकिन फिर आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक ड्यूटी बनती है कि आपको वापस वो कार्य करना है जो आप नहीं कर पाए। चूँकि वो एक नेचुरल डिज़ास्टर था ना, उसमें ह्यूमन एरर नहीं था, उसमें मेरा मिस्टेक नहीं था। प्रकृति इतना प्रचंड हो गई कि आप कुछ कर ही नहीं पाए। वो 1 साल भटकता रहा मैं, वापस नए सिरे से नए दरवाजे जाना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू किया। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं हुआ। और जो लोगों ने पहले सपोर्ट किया था वो भी थोड़े डर गए, सहम गए कि यार फिर से पैसे चले जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, इतनी शक्ति थी कि वापस सोच पाओ कि नहीं अभी फिर से चढ़ना है? सर मैं जानता हूँ कि आसमान में कितना ऊपर उड़ना है ना आपको, ये केवल एक व्यक्ति को आप तय करने दीजिए, अपने आप को। और मैं एक बात जानता था, क्योंकि जब बुलिंग जो हम बोलते हैं, जब स्कूल के दौर पे था मैं, आपने जो बताया, हाइट में सबसे छोटा था, लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देते थे, तो कभी परेशान करना है बार बार, अरे छोटू 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 छोटू। वो मेंटल हरासमेंट जो बोलें या टॉर्चर जो हो, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। या तो आप नेगेटिव ले लें और आपके अंदर वो निराशावादी भाव आ जाए, या आप उसको पॉजिटिव लें। मैं पॉजिटिव लेना जब बचपन से शुरू किया ना, तो जो लोग मुझे पहले प्रेयर में जो लोग बुली करते थे, स्कूल के दौरान ही जब मैंने कराटे खेलना शुरू किया, वॉलीबॉल खेलना शुरू किया, और जब मैं ग्राउंड के अंदर होता था तो ये वही लोग होते थे जो बाहर आके तालियां बजाते थे। बहुत बढ़िया। और वही चीज़ मैं आज यहाँ देख रहा था कि ठीक है,
नहीं कर पाए, हम्म, असफलता हुई, हम्म, लेकिन असंभव नहीं। हम्म। आई विल कीप ट्राइंग। अरे होगा क्यों नहीं। कहाँ से आए पैसे फिर? बहुत समय तक मैं भटकता रहा, हुआ नहीं। और कहते हैं ना कि कई बार ऊपर वाला आपको रास्ते बना देता है। जब पैसे हुए नहीं तो मैंने अपना घर गिरवी रखा और कुछ वहाँ से पैसे आए। कुछ नेपाल सरकार ने, चूंकि वो एक नेचुरल डिज़ास्टर था, तो पीक परमिट फीस होती है, पहाड़ चढ़ने का नेपाल सरकार पैसा लेती है, $11,000। ठीक है। $11,000 लगभग 7 लाख रुपए के आसपास थे। वो उन्होंने वेव ऑफ कर दिए थे। फिर भी एक बड़ी रकम 17-18 लाख रुपए मुझे फिर भी चाहिए थी। वो बचा हुआ कैसे करें। कुछ पैसा मैंने अपने घर गिरवी रखा, उससे ले लिए। मेरे एक फ्रेंड है जबलपुर के, विश्वविजय सिंह यादव, तो मैंने उनको बताया यार ऐसा ऐसा हो गया, बड़े परेशान हो गए। तो हम कुछ खा रहे थे, तो खाते हुए मैंने बोला यार पैसे नहीं हो पा रहे हैं, अपना फ्लैट भी मैंने गिरवी रख दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करूँगा, अभी भी मेरे को 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो उसने कुछ बोला नहीं। वो एक अच्छा जो दोस्त होता है ना, वो ज़्यादा शोषा नहीं करेगा। वो और खाते हुए उसने बोला कि पंडित जी परेशान नहीं हो, पैसे के कारण आपका एवरेस्ट नहीं रुकेगा। मैं बोला ये भी फालतू हवाबाजी की बात कर रहा है। मैं परेशान होता गया, बहुत जगह भटका। अप्रैल से क्लाइंबिंग शुरू होती है। अप्रैल और मई इज़ बेस्ट टाइम फॉर क्लाइंबिंग एवरेस्ट। मार्च में एक दिन मेरे फ़ोन पे एक SMS आता है, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ 10 लाख रुपीज़। मैं देखा, मतलब आप कल्पना करिए कि अभी 1 महीना पहले तक आपको जो चीज़ असंभव लग रही थी वो अचानक से संभव हो गई। तो मैंने देखा विजय भाई ने ट्रांसफ़र करे, मैंने कॉल किया तो उन्होंने हंसते हुए बोला अरे जाओ ना पहाड़ चढ़ो, मैंने आपको बोला था ना कि पैसे के कारण आपका एवरेस्ट नहीं रुकेगा। इस बार फिर से पैसे की व्यवस्था हो गई थी और आपने बताया कि 1 साल भी आपने काट लिया जैसे तैसे। तो ये जो सेकंड अटेम्प्ट आपने किया, ये फाइनल अटेम्प्ट था क्या आपका? हाँ जी, ये फाइनल अटेम्प्ट था। ओके, तो कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? 3 अप्रैल 2016 वापस दिल्ली से उड़ान भरी काठमांडू के लिए। और इस बार जब मैं काठमांडू पहुंचा तो सबसे पहले मैंने ना पर्वत देव को प्रणाम किया। पर्वत देव को मैंने बोला यार महाराज एक बात सुनो, मन से तो मैं पिछली बार ही चढ़ गया था, औपचारिकता पूरी करनी है, फॉर्मेलिटी जो दुनिया को दिखानी है वो इस बार करने आ रहा हूँ। इस बार मुझे शक्ति देना, इस बार जितना कष्ट देना हो देना, लेकिन उसको सहन करने की मुझे शक्ति भी देना। इस बार तो जब तक हम चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार चढ़ूँगा और आपके आशीर्वाद से ही चढ़ूँगा। और पूरे मेरे एवरेस्ट जर्नी पे 2 बार ही मेरी आँखें गीली हुई थी। एक तो जब मैं टॉप पे था, और उससे ज़्यादा भावुक और थोड़ा-सा नर्वस मैं तब था जब मैं पर्वत को नीचे से देख रहा था ना। चूँकि हमारे सनातन धर्म में चाहे पेड़ हों, चाहे पर्वत हो, चाहे नदियाँ हों, हर को पूजा गया है। सबको सम्मान है। और उस दिन जब मैं पर्वत देव को प्रणाम कर रहा था ना, तो उनसे यही कह रहा था कि आप मुझे आज आशीर्वाद देना, आज मुझे शक्ति देना, ताकि मैं सफलतापूर्वक ऊपर तक जा सकूं और सफलतापूर्वक वापस भी लौट सकूं। क्योंकि हमारे माउंटेनियरिंग का एक क्लॉज है कि एन एक्सपेडिशन इज़ नॉट फिनिश्ड अंटिल यू रीच होम सेफली। अरे घर भी तो पहुंचना है वापस, बिल्कुल। डिसेंड डाउन भी तो करना है। तो यहाँ से मेरी माउंटेनियरिंग की फाइनल जर्नी की स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ तो पर्वत देवता ने आपको आशीर्वाद भी दिया, प्रसाद भी मिल गया, आपने माउंटेन पे जाके, एवरेस्ट पे जाके फतेह हासिल कर ली। इस दूसरे सफ़र के दौरान, या यूँ कहिए कि माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ना हम शुरू करते हैं या उसके बारे में जब सोचते हैं, तो उस जर्नी के दौरान और कहाँ भगवान याद आते हैं? नहीं, पर्वत देव तो सबसे पहले याद आए जब उनके दर्शन करे। लेकिन थोड़ा सा स्टोरी आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहली शुरुआत ही सबसे मज़ेदार होती है जब आप काठमांडू से लूकला के लिए फ़्लाई करते हैं। लूकला, सभी व्यूवर्स को बता दूं कि दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। चूँकि रनवे बहुत छोटा है और छोटे वाले प्लेन्स वहाँ पे हैं, और वेदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है। और जब आप उस फ़्लाइट में बैठते हैं तो एयर हॉस्टेस स्माइल लेके आपके पास में आती है, 2 मैंगो बाइट देती है और हंसते हुए बोलती है, सर आपकी फ़्लाइट बहुत लवली हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। और यकीन मानिए जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं काठमांडू से लूकला के लिए, पूरा वो हिमालयन माउंटेन रेंज आपको दिखता है। नो डाउट वो बहुत खूबसूरत है, मगर उससे ज़्यादा जितने बार टर्बुलेंस आता है, उतने बार भगवान याद आते हैं। टर्बुलेंस आता है, भगवान इतने जोर से याद आते हैं ना कि बजरंगबली आज बचा ले, दोबारा इस फ्लाइट में मैं कभी नहीं बैठूंगा। हम तो नॉर्मल हवाई जहाज में बैठते हैं, थोड़ा सा भी हिलता है तभी भगवान याद आ जाते हैं। इतने बार आपको भगवान याद आते हैं ना, तो लगता है भगवान इस फ्लाइट से उतारते, एवरेस्ट तो मैं चढ़ जाऊंगा, इससे उतार दे नीचे। और जैसे ही आदमी नीचे उतरता है ना, उसके अंदर इतनी खुशी होती है। जिस किसी ने भी एवरेस्ट बेस कैंप किया हो या उस रीजन पे गया हो,
हर वो व्यक्ति इससे कनेक्ट कर रहा होगा कि फ़्लाइट के लैंड करते ही या तो काठमांडू में उतरे उधर रिटर्न में, या लुकला में उतरे आते समय, उतरते ही इतनी जोरदार तालियां बजा के पायलट का और पूरी क्रू का स्वागत करते हैं कि ले मानो आए उन्होंने safely। परमवीर चक्र जीत लिया हो। तो वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है और प्रभु वहाँ बहुत जोर से याद आते हैं। भगवान याद आते हैं। हाँ। अच्छा, फाइनल अटेम्प्ट की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या होता है उसमें और आपने क्या क्या किया। तो जैसे हम काठमांडू से फ्लाई करके लुकला गए, लुकला से 15 डेज़ के आसपास का आपका ट्रैकिंग टाइम होता है। आप ट्रैक करते हुए एवरेस्ट के बेस में पहुंचते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा ट्रैकिंग जर्नी है ना, एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में से एक है। और मैं सबको कहता हूँ कि लाइफ में आपकी जो चेकलिस्ट हो ना, उसमें आप EBC का एक पॉइंट ज़रूर रखिए। लाइफ में आपको वो हाई माउंटेन्स, वो हाई पासेस, वो नीचे से कल कल करती नदी बह रही है और आप उसके ऊपर वो हैंगिंग ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं और आपको लग रहा है अब गए कि तब गए, और आप पकड़ पकड़ के उसको पार करते हैं। उस डर के बाद में जब आप किसी अगले स्पॉट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ देखने को मिलते हैं, वो सब 15 दिन का जर्नी पूरे करके जब आप एवरेस्ट बेस कैंप में पहुँचते हैं तो वहाँ आपको लगता है आप एक नई दुनिया में आ गए। एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्री लाइन जो है पूरी ख़त्म हो चुकी होती है। मात्र आपको आइस है, मोरेन है, वही सब कुछ देखने को मिलता है और एक अलग ही पूरा गाँव बस जाता है। पूरे दुनिया भर के सरफिरे आपको एक उस जगह समय एक जगह देखने को मिलेंगे। एक मज़ेदार वाक़या आपको बताना चाहता हूँ। जब हम ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे, तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी एवरेस्ट के लिए आई थी। तो उसने थोड़ा टशन में बोला कि इस बार मैं तो ऐसे चढ़ूँगी और मैंने इतनी तैयारी करके आई है, मैंने लाइफ में ये किया, मुझसे बेहतर तो कोई नहीं। तो मैंने उसे हँसते हुए एक बात बोला कि यहाँ जितने 500 टेंट लगे दिख रहे हैं ना, एक छोटा-सा जो गाँव बस गया है, ये दुनिया के एक से एक सरफिरे हैं। हमें खुद को नहीं मालूम कि यहाँ बैठा कौन-सा आदमी सर एडमंड हिलरी की आत्मा लेके आ गया है। आज आप देखेंगे कामिरीटा शेरपा हैं, उन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। तो ऐसे न जाने कितने लेजेंडरी क्लाइंबर से, एडवेंचर लवर से आपको एवरेस्ट में देखने को मिलेगा, उस बेस कैंप की पूरी जर्नी में मिलेगा। मीट एंड ग्रीट के दौरान आप अलग-अलग कल्चर्स को देखते हैं। वहाँ पे एथनिक ग्रुप ऑफ पीपल जो शेरपास हैं, शेरपा कम्युनिटी है, वो पूरी उस बेस कैंप की जर्नी में उनका कैसे ऑक्यूपेशन है, क्या-क्या करते हैं। क्लाइंबिंग तो उनका कोर है, क्लाइंबिंग के साथ में आलू उगाने से लेके छोटे-छोटे कैफ़ेज़ चलाना, आपके लिए हॉस्पिटैलिटी, वो जर्नी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो लाइफ में हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, अगर आप नेचर से प्रेम करते हैं, यदि आपको अपने आप से प्रेम है, तो एक बार ज़रूर एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करिए लाइफ में। गौरव भाई, जो जर्नी हमारी लुकला से शुरू हुई ना ट्रैकिंग, कई बार ऐसा होता है, कई हाई पासेस होते हैं, आप वो हाई पासेस को पार करते हैं। दूर से ही आपको बहुत सारा सीनिक, कभी बीच में आपको एवरेस्ट दिखेगा, कई दूसरे पर्वत शिखर जो पीक्स हैं वो आपको अलग अलग दिखेंगे, और नदियाँ हैं, पीठ में 30 किलो का वजन टंगा है, उसका रगड़ा है। लेकिन ये 15 दिन का जो ड्यूरेशन है पूरा, ये आपको एक्चुअली ट्रेन कर रहा होता है, ताकि जब आप फाइनल सबमिट पुश में जाएंगे तो उस समय आपको किस तरीके से फिजिकली और मेंटली रेडी होना है। तो पूरा एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप है जो आप लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचते हैं। ओके। ऐसे तो एवरेस्ट चढ़ना ही अपने आप में बड़ी बात है और वो कई सारी चुनौतियों को लेकर आता है, लेकिन जब आप चढ़ रहे थे चढ़ाई और आपने ये कंप्लीट किया, उस बीच सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या बनी थी, जिसको देखकर या जिसको सुनकर? पहला वाला तो मैंने सुना 21 लोगों की जान चली गई, सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा कुछ हुआ क्या कि ऐसा खतरनाक दौर लगाओ कि यार ये क्या हो गया? जब आप दुनिया के सबसे ट्रेचरस टेरेन्स में होंगे ना, सबसे खतरनाक जगह, तो हर पल अपने आप में एक एडवेंचर है, हर पल वो लाइफ रिस्क है। अब जब हम बेस कैंप से जब हम ऊपर शुरू करते हैं, तो जो पहला पॉइंट है ना, वो खुम्बू ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम खुम्बू है। और आपने कभी पॉपकॉर्न को बनते हुए देखा है? पतीले में उछलता है। पॉपकॉर्न उछलते हैं, तो बड़े बड़े आइस के पीस, क्यूब्स ऐसे हिलते डुलते रहते हैं। क्या बोलते हैं उसकी जगह को? खुम्बू ग्लेशियर, खुम्बू। खुम्बू। और हमेशा हमें सचेत किया जाता है कि खुम्बू की खांसी लेके मत आना, क्योंकि खुम्बू की खांसी जाते जाते जाती है। वो पहला दौर जब आप खुम्बू ग्लेशियर पार करते हैं, वो सबसे चैलेंजिंग है। ठीक है। बचते हुए कभी यहाँ से वहाँ जंप करना है, कभी आपको क्रॉलिंग करनी है, कभी वर्टिकल वॉल चढ़नी है, कभी आपको गहरे गहरे क्रेवासेस के बीच में, आपने शायद बहुत बार फोटोज़ देखी होंगी, एल्यूमिनियम लैडर के ऊपर लोग रस्सी पकड़ के ऐसे चलते हैं। और मैंने देखे हैं लोगों को चलते हुए, जब एक गहरी दरार दिख रही होती है और ऐसी
15 फीट की उसके ऊपर सीढ़ी पड़ी होती है, और जब पहली बार आदमी उसमें चलता है, रस्सी में अपना कैराबिनर जो सेफ्टी डिवाइस होता है उसको फंसाता है, जब चलता है ना, लोगों की टांगें ऐसे ऐसे हिलने लगती हैं उसमें, क्योंकि कभी लोगों ने वैसी गहरी खाई देखी नहीं होती। वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वही कैंप 1 आएगा, फिर कैंप 2 आएगा, ये पूरा दौर इसी ग्लेशियर वाला होता है। ठीक है। इसके बाद एक खड़ी चढ़ाई सी आएगी, वर्टिकल ऑलमोस्ट 70 डिग्री। जब आप वो चढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे दूसरा मज़ा है। वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक कतारबद्ध तरीके से ना पूरा लाइन पे एक रोप पे चल रहे होते हैं। हम माउंटेनियर्स की जो लाइफ लाइन होती है ना, रोप होती है, तो एक ही रस्सी के सहारे सब लोग चढ़ रहे होते हैं। उसमें चढ़ते हुए ये होता है कि आपके जस्ट आगे जो व्यक्ति होता है, जब वो अपने क्रैम्पॉन्स मतलब अपने पाँव, अपने जूते जब वो आइस में हिट करता है तो उसकी बर्फ़ उचकती है, और वो उचक के जब आपके चेहरे में लगती है बार बार, वो गोलियों जैसी चुभती रहती लगातार। वो बहुत टफेस्ट पॉइंट होता है उनको झेलना। कई बार बड़े बड़े तो पत्थर के पीसेस तक गिर जाते हैं। लेकिन वो सब करते हुए जब मेरा अंतिम फाइनल सबमिट पुश जब कर रहा था मैं, उस दौरान जब मैंने क्लाइंबिंग करना शुरू किया, तो दो तीन ऐसे वाक़ये हुए जो मतलब मुझे अंदर तक जिन्होंने झकझोर दिया। सबसे पहले तो मेरे साथ की एक क्लाइंबर थी, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, जो कि हाई एल्टीट्यूड में उसको पल्मोनरी एडिमा के कारण उसके लंग्स में कुछ ऐसा पानी जैसा भर गया, साथ में पूरे तरीके से वो एग्जॉस्ट कर गई। गौरव भाई, उस वर्टिकल वॉल में उस रस्सी के सहारे वो पूरी रात बैठी रही। ऑक्सीजन, शुक्र थी कि उसके पास में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर था। ऑक्सीजन सिलेंडर उसने अपने पास रखा और रात भर वो वहाँ बैठी रही, चिल्लाती रही। आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे टेरेन में थी जहाँ पे हम और आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। हम अपनी हेल्प कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। हमें अपने टेंट से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। शी वॉज़ वेरी लकी कि अगले दिन जैसे तैसे 7-8 शेरपा लोगों ने मिलके उसको पुल करके नीचे ले गए, फिर बाद में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। एक दूसरा वाक़या मेरे साथ हुआ, जब हम फाइनल सबमिट पुश के लिए अंतिम कैंप से हम ऊपर जा रहे थे। जो हमारा अंतिम कैंप कहें या सबमिट कैंप कहें, वो 8000 मीटर पे लगता है, 24,000 फीट। उसे हम लोग डेथ ज़ोन कहते हैं, जो चूँकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है, तो कई बार लोग वहाँ सोता है और सोते-सोते ही सो जाता है। वहाँ पे मेरे शेरपा ने मुझे 4 चॉकलेट्स दी। स्निकर्स आपने खाई है? जो मूँगफली के साथ वाली चॉकलेट। उसने मुझे 4 स्निकर्स दी। कैन यू बिलीव कि मैंने वो 4 चॉकलेट को ऐसे हाथ में लिया, उसको ऐसे तौला, मुझे उसका भार ज़्यादा लगा। मैंने 3 चॉकलेट वापस अपने टेंट में फेंकी, एक ही अपने बैग में रखा, क्योंकि मैं उतना एडिशनल वेट नहीं ले पा रहा था। मेरे पे ऑक्सीजन बॉटल थी, कुछ मेडिकल का सामान था। वहाँ पे हर कोई ट्रैवल लाइट वाली थ्योरी पे काम करता है। थोड़ा और ऊपर गया, मेरी पानी की बॉटल थी, वो पूरी तरीके से जम गई। तो मुझे बचपन की वो बात याद आ गई, पल्स पोलियो ड्रॉप आपने पी होंगी। मैंने वो बॉटल खोली, सोचा पानी पी लेता हूँ। 2 बूंद मिल जाए पानी के। वो टेम्परेचर में जम गया, तो मैंने बहुत देर तक ऐसे बॉटल मुँह पे करी, तो 2 बूंद मेरे मुँह पे गिरी। उसमें ही मुझे इतना आनंद आ गया कि यार थोड़ा तो पानी गया। वो सभी हार्डशिप्स देखते हुए जब हम टॉप पे पहुँचे, एक अलग ही ऊर्जा थी, और अंतिम पॉइंट उतना ही परेशान करता है आपको, लेकिन जब आप दम मार देते हैं ना, तो आप टॉप पे पहुँचते हैं। टॉप पे पहुँच के जो खुशी आनी चाहिए थी ना, खुशी से पहले एक और सदमा आ गया। क्या हुआ? मेरे साथ का एक क्लाइंबर था, वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी का वेटरन था। वो ऑस्ट्रेलिया के आर्मी जो शहीद थे, उनके नाम के एक फूल एवरेस्ट टॉप पे छोड़ना चाह रहा था। माउंटेन पे आप रीटेक नहीं कर सकते हैं, आपके शो में रीटेक हो सकते हैं, माउंटेन पे नहीं होंगे। उसने क्या किया, एक मेटल की बॉटल थी, उसके अंदर वो फ्लावर्स लेके आया था। तो उसने अपने ग्लव से उसको खोलने की कोशिश करी, तो चूँकि वैक्यूम और एयर प्रेशर के कारण वो बॉटल खुल नहीं रही थी। तो उसने क्या किया, ज़्यादा उत्साह में आके कि मैं तो अब एवरेस्ट टॉप पे खड़ा हूँ, हम दोनों अगल-बगल खड़े थे। उसने अपना ग्लव्स उतारा, उसने उस बॉटल को पकड़ा और खोला, तो ढक्कन तो खुल गया, लेकिन वो ढक्कन उसके हाथ में चिपक गया। अब वो ढक्कन उसके हाथ में चिपका है, क्यों? उसको मेटल बाइट हो गई। अब वो वहाँ पे चिल्ला रहा है, रत्नेश हेल्प मी। ऐन मौके में जो आपको इम्प्रोवाइजेशंस करने होते हैं, माउंटेन पे आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। हमने तुरंत देखा, मैंने और जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स थे, हमने सबने देखा, हमने उसका जैसे ही वो ढक्कन पकड़ के खींचा, उसकी 5 उँगलियाँ फट गईं। एवरेस्ट टॉप पे जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर है, एकदम चमकदार, खूना खून हो गया वहाँ पे। हमने आनन-फानन में मेडिकल किट निकाली, सब कुछ उनके हाथ में बाँधा। उन्होंने अपनी फ़ोटो ली और नीचे जब आए, उनकी 3 उँगलियाँ काटनी पड़ गईं। पूरी की पूरी 3 उँगलियाँ उनकी चॉप करनी पड़ी, और दूसरे हाथ का 2 उँगलियाँ काटनी पड़ी। इतना हार्श सिचुएशन वहाँ पे।
आप कल्पना करिए कि उसने कितनी देर निकाला होगा। ऐसा ही एक दूसरा साथी है, वो ऐसे सेल्फी ले रहा था, मगर ग्लव्स के कारण सेल्फी क्लिक नहीं हो रही थी। उसने अपना ग्लव्स उतारा कि मैं एक सेल्फी ले लेता हूँ। वो सेल्फी उसके लिए 2 उँगलियों पे भारी पड़ गई। फोन चिपक गया इस बार। इस बार चूंकि पारा -30 -40 के आसपास पारा था, उस टेम्परेचर में उसने ज़्यादा क्या, आपको एक सेल्फी लेने में कितना समय लगा होगा? आप अज्यूम करिए, आप अपना ग्लव्स उतारते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वापस ग्लव्स पहन लेते हैं। उतने में ही उसके हाथ, चूँकि पहले से भी थोड़ा नमनेस उसके हैंड में रही होगी, उसने वापस वो फ़ोटो के लिए हाथ अपना खोला, उसकी 2 उँगलियाँ चॉप करनी पड़ी। चिपक गई वो भी फोन में। नहीं, फ़ोन पे चिपकी नहीं, फ़ोन तो अंदर था, मतलब काटनी पड़ी। जब वो नीचे आए, वो पूरे के पूरे फ्रॉस्ट बाइट के कारण, फ्रॉस्ट बाइट जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सेसिव माइनस में होता है ना, आपको आपकी उँगलियों का रंग बदलता दिखेगा। गुलाबी होगी, हरी होगी, काली होगी। एक सर्टेन टाइम के बाद में अगर आपकी उँगली काली हो गई, एकदम कड़क हो गई ना, तो उसको फिर डॉक्टर एडवाइस करता है कि काट दो। उसकी 2 उँगलियाँ कट गईं। इतनी महँगी सेल्फ़ी उसको पड़ी। तो ये बहुत नॉर्मल है, आपको ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस माउंटेन्स में, क्लाइंबिंग में देखने को मिलती है। और इसलिए हमें सदैव एक बात बोला जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप घर से, ग्राउंड से इतनी तैयारी करके आएँ कि आपको वहाँ पे आपको ऐसा कोई सिचुएशन फेस ना करना पड़े। और लद्दाख में जाते समय, जब भी आप मोटर बाइक टूर पे कभी आप लद्दाख गए हों, या जो भी व्यूअर्स गए हों, आपने हमेशा वहाँ पढ़ा होगा कि डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, कि माउंटेन्स में आप ओवर स्मार्ट मत बनो। नहीं बना। गिव फुल रिस्पेक्ट टू माउंटेन्स। जो रूल्स हैं, गो बाय द बुक्स। आप क्लाइंबिंग करिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करिए, और उस चीज़ का लुत्फ़ लेके आइए। आपने सोचा प्रकृति के मज़े लेंगे ना, तो प्रकृति आपके मज़े ले लेगी। नेचर इज़ वेरी पावरफुल। यू शुड ऑलवेज शो योर ग्रैटिट्यूड, योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर। एवरेस्ट के शिखर पे पहुंच के कौन याद आया आपको सबसे पहले? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी। हनुमान जी, महाकाल महाराज, मेरी फैमिली, और सबसे ज़्यादा मेरा देश। और वहां जाके भी मैंने सुना कि देश को याद करके आपने एक रिकॉर्ड बना दिया। मैंने जो आपको बोला ना, जिसकी मैंने तैयारी करी थी, हम्म। आज एग्जामिनेशन डे था। एवरेस्ट टॉप पे एक हादसा देखने के बाद, एक साथी का हाथ से खून निकलने के बाद, मैं अपने शेरपा से मैंने एक बात कही। शेरपा ने मेरे बोले कि तुरंत पांडे जी, हम नीचे चलना है। तो मैंने उसे बड़ी सरलता से एक बात बोली। मैंने बोला, यार दुनिया के शिखर पे बैठा हूँ। जब बोलते हैं ना, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। हाँ, आज मैं उस लेवल पे बैठा हूँ। आज पूरी दुनिया मुझसे नीचे। जरा 2 मिनट रुक के धरती तो देख लेने दे। मैंने सुना था धरती गोल है। गौरव भाई, एवरेस्ट टॉप से मुझे धरती का वो पूरा आर्क दिख रहा था। मैंने उसको बोला, 2 गहरी सांस ले लूँ, अपने देश का जनगण मन गा लूँ, फिर ले चल, जहाँ चलना हो चलेंगे। आप सभी के प्रेम से ये मैं उस महाकाल का आशीर्वाद ही कहूँगा कि 21 मई 2016 की सुबह 6:30 बजे, बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिन, ना केवल मैंने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे भारत माता का जयकारा लगाते हुए तिरंगा लहराया, बल्कि प्रथम भारतीय बना जिसने एवरेस्ट शिखर पे अपने देश का राष्ट्रगान जनगण मन गाया, जो बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जुड़ा। क्या सही लाइफ है ना यार इनकी। मतलब मैंने इनका वो वीडियो देखा है जिसमें ये राष्ट्रगान गा रहे हैं, ऐसे मास्क लगाते हैं, फिर 2 लाइन गाते हैं, फिर मास्क लगा। इसको शूट कौन कर रहा था फिर? ये अपने आप में, फिर मैंने बोला ना, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट नहीं, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके साथ में एडवेंचर हो रहा है। और भगवान, मैं जानता हूँ भगवान के आप जितने प्रिय होते हैं ना, जितने टफ होते हैं ना, हेल्प भी करते हैं, उतना आपको डंडा दे के आपको और मजबूत भी करते हैं। एवरेस्ट टॉप पे ये सब हो गया। मतलब अचानक से मैं वो पल जब भी याद करता हूँ, बाकी मेरे साथी नीचे चले गए, मैं ऊपर था, एक दूसरी टीम के कुछ लोग थे। मैं अपना जब वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा रख रहा था, तो चूंकि विंड स्पीड ज़्यादा थी, तो कैमरा बार बार गिर जा रहा था। मैंने कई लोगों को बोला, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। पता नहीं किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैं फिर बोलता हूँ, बजरंगबली पता नहीं कौन सा रूप रख के आ गए। अचानक से एक शेरपा मेरे पास आता है, मुझे बोलता है, दाई गिव मी, आई विल हेल्प। नेपाल में भाई को दाई कहते हैं। उसने मेरा कैमरा लिया, मैं कैमरा पकड़ा, तो मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने बोला, जस्ट 2 मिनट ऐसा बोला मैंने, गिड़गिड़ाते हुए, गरीब टाइप एकदम आदमी बोलता ना कि यार प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। उसने बड़े खुले मन से मुझे बोला, डोंट वरी, टेक योर टाइम, शूट, इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर योर कंट्री, आई विल डू दिस। उसने मेरा कैमरा पकड़ा, मैंने अपने देश का राष्ट्रगान गाया, और जब मैंने उससे कैमरा लेके, जब तक मैं देख रहा था कि शूट हुआ या नहीं, वो व्यक्ति कहाँ गायब हो गया मुझे मालूम ही नहीं। क्या बात है। आप इसे चमत्कार नहीं कहोगे, बुरे सिचुएशन में अगर आपका प्रभु के प्रति आस्था है,
आप उस बात को चरितार्थ करने का शायद मुझे लगता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल शायद यही है कि एक व्यक्ति अचानक से आता है जहाँ कोई मदद नहीं करता, आपकी मदद करता है, और जितना तेज आया था उतना ही तेज गायब हो जाता है। ये तो प्रभु ही थे और कोई नहीं। शक्तिमान की तरह आए और रजनीकांत की तरह चले गए। और हम उस दौर में जहाँ पर खाना टेबल पे आने के बाद हम जब तक उसकी 4-5 अच्छी तरह से फोटोज़ नहीं ले लें तब तक खाना खाना नहीं शुरू करते। तो ये तो फिर भी एवरेस्ट के टॉप पे खड़े होकर कुछ कर गुजरने का मन लेकर कुछ अलग करने की सोच रहे थे, तो वहाँ तो वेट करना लाजमी था। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत हवा में ना उड़ते हुए एक पहाड़ से फिर अपने आप को दूसरे पहाड़ में स्विच करना चाहिए। एक काम अगर आप लाइफ में अच्छा कर लेते हैं तो फिर किसी एक नए काम की ओर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, आपको लगातार बढ़ते रहना चाहिए, चढ़ते रहना चाहिए, लेकिन चढ़ने के साथ में ही उतरते भी रहना चाहिए। उतरना Safely. भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माउंटेन्स में गौरव भाई 80% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो डिसेंड में होते हैं। उतरते समय। हाँ जी, क्योंकि तब तक बॉडी थकी हुई होती है, चढ़ गए हैं, ज़्यादा फुल ऑन एटीट्यूड में है, फुल ऑन कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस में नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में है, तो इसलिए माउंटेन में फॉल के चांसेस कई बार ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चूँकि मेन क्लाइंबिंग हम लोग नाइट में शुरू करते हैं और जब हम डिसेंड कर रहे होते हैं तो मोस्टली सूरज आपके सर के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, तो सूरज की गर्मी के कारण बहुत बार बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, वो क्रिवासिस खुल जाते हैं, कई बार उनके अंदर आप फॉल कर जाते हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसीलिए माउंटेन पे एक और कोट है कि गोइंग अप इज़ ऑप्शनल, कमिंग बैक इज़ मैंडेटरी। तो Very nice. वो एक थॉट हमेशा दिमाग में होना चाहिए, हर क्लाइंबर्स के दिमाग में होना चाहिए कि हमें ऊपर तो जाना है, वापस भी लौटना नीचे है, भी आना है और सेफली आना है। सेफली आना है। यस। तो पर्वतारोहण जो आप करते हैं, अकेले करना पसंद है या टीम के साथ, ग्रुप के साथ जाना? बिल गेट्स कहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बिल्कुल, इफ़ यू वांट टू गो फार गो विद द ग्रुप। बिल्कुल। और माउंटेनियर्स जो होते हैं ना, वो एक टीम वाले प्राणी होते हैं। क्लाइंबिंग, जो क्लाइंबर और माउंटेनियर में सबसे बेसिक डिफरेंस है, क्लाइंबर अकेले क्लाइंब करता है, माउंटेनियर पूरे टीम को लेके क्लाइंब करता है। ओके, तो बहुत सारे माउंटेन्स में मैंने अकेले क्लाइंबिंग करी है। ठीक है। माउंटेनियरिंग में दोनों का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। जब आप क्लाइंबिंग पे जाते हैं, जब आप लीड कर रहे होते हैं, तो उस समय आप एक क्लाइंबर की भूमिका निभाते हैं। आप अकेले जाते हैं, सबको लीड करते हैं, रास्ता उनके लिए रोप फिक्स करते हैं, और वहीं जो व्यक्ति सबसे अंत में इस पूरी टीम को ढकेलते हुए लेके आता है, वो एक माउंटेनियर की भूमिका निभाता है। कि आप एक टीम के माध्यम से, टीम स्पिरिट लेके, कोई भी साथी आपका पीछे ना छूटे, ये भाव लेके आप चलते हैं। हम माउंटेनियर्स में इसलिए कहते हैं कि पहाड़ों की दोस्ती बड़ी कर्री वाली होती है, कि अगर आपका कोई पहाड़ी दोस्त है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम अंतिम पल तक साथ नहीं छोड़ते हैं, सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। और इसी माउंटेनियरिंग स्पिरिट को टॉप पे रखते हुए कोरोना वायरस जब आया, तो इसकी पहली लहर के बाद में ना, आपने देखा होगा हर तरफ वो नेगेटिव वाला एनवायरनमेंट हो गया था। उस समय हमने एक ऐसा प्रयास किया कि हम समाज को एक संदेश क्या दे सकें। एक ऐसा समाज, ट्रांसजेंडर समाज, या हम कहें किन्नर समाज, जिसके प्रति सदैव लोगों का एक भाव अलग होता है। आप बात करेंगे तो आपके मन में पहला जो विचार आएगा, पहला थॉट आएगा, वो पॉजिटिव तो नहीं आएगा ज़्यादातर लोगों के दिमाग में। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात थी, हमारी टीम ने एक बात सोची कि क्यों ना हम उस समाज के साथ में मिलके एक नया विश्व कीर्तिमान बनाएं, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा करें जो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड हो। तो उसके लिए हमने किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, उनके समक्ष मैंने प्रस्ताव रखा। मैंने बोला अपन एक किन्नरों की टीम को लेके, एक ट्रांस पीपल की टीम को लेके एक माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, और दुनिया को ये संदेश देते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं गौरव भाई आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। जब हमने क्लाइंबिंग करने के लिए उस टीम के साथ गए, मैंने उनको माउंट फ्रेंडशिप लेके गया, वही जहाँ से मेरे माउंटेनियरिंग की शुरुआत। कितने लोगों की टीम बनाई आपने? ये 25 ट्रांस पीपल थे, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये सभी ट्रांस पीपल थे। एक ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ सीखने में मुझे 1 महीना लगा ना, उन लोगों को मैंने एक बार बताया, एक बार में वो सीख गए। और उनसे एक चीज़ जो मैं लाइफ में लेके आया, मैं आपको भी बताता हूँ, कभी आप देखेंगे, कभी उनके चेहरे पे आपको शिकन या रिग्रेट नहीं दिखेगा, खुशी खुशी, हमेशा खुश। हमारे साथ क्या है, आज बाइक है तो कल कार आ जाए, कल कार है तो BMW आ जाए, वो है तो एक चॉपर आ जाए। और हम हमेशा इसलिए परेशान रहते हैं ना, क्योंकि हम अपने से आगे की लाइन को देखते हैं। अगर हम अपने से पीछे की लाइन को देखेंगे ना, तो हम कभी डिससेट होंगे ही नहीं, हमेशा हम मन से संतुष्ट रहेंगे।
और ये सभी ट्रांस पीपल की टीम के साथ 25 इस किन्नरों के समुदाय के साथ हमने माउंट फ्रेंडशिप क्लाइंब किया और ये करने वाले दुनिया के पहले ट्रांस पीपल बने जिस पूरे दल ने ऐसा माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करके एक संदेश दुनिया को दिया कि नर नारी किन्नर एक समान। क्या हुआ कोरोना की पहली लहर के बाद आज अगर सूर्यास्त हो गया है, आज हम ये संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि कल फिर सूरज उगेगा, कल का जो सूरज होगा वो आपका होगा, हमारा होगा। ये संदेश हमें उस समाज की तरह से मिला जिसे हम सदैव लास्ट लाइन पे रखते हैं, सदैव आउट ऑफ द बॉक्स रखते हैं। पूरा जो एवरेस्ट का सफ़र होता है टॉप पे पहुंचने तक, इस सफ़र का वो कौन सा हम सफ़र है जिसके बिना ये पूरा जो सफ़र है वो अधूरा सा है? एक सक्सेसफुल पर्सन जब आपके सामने आता है ना, तो आप केवल उस व्यक्ति को देखते हैं। आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए आज मैं इकलौता मैं नहीं बचा हूँ। मेरे पीछे न जाने ऐसे कितने असंख्य लोग हैं जिनका सपोर्ट मिला है, शायद इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। और मुझे खुशी है कि उनमें से कुछ का नाम आपने आज शो में लिया भी, और कुछ का नाम और लेना जरूरी बनता है। अगर आप उनका नाम नहीं लेते हैं तो शायद आप आपके काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं। एवरेस्ट की पूरी जर्नी, अमूमन हम दूसरे माउंटेन्स पे जब जाते हैं तो आपको सेल्फ सस्टेनेबल क्लाइंबिंग करनी होती है, सेल्फ सपोर्टेड क्लाइंबिंग करनी होती है, आपको खुद को ही सब कुछ करना होता है। लेकिन एवरेस्ट बीइंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, बीइंग द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट, एवरेस्ट क्लाइंबिंग के बारे में अगर आपके दिमाग में विचार है तो आप वहाँ पे जो शेरपा कम्युनिटी है, शेरपा के बिना इट्स मोर और लेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहाँ पे जो पोर्टर्स हैं जिनके पीठ में 100 किलो तक का वजन होता है, वहाँ पे आप देखेंगे लुकला से लेके एवरेस्ट बेस कैंप तक पोर्टर्स आपका पूरा टेंट, गैस का सामान, रसद, ये सब उठाते हैं। 100 किलो का सामान 1 क्विंटल वो अपने पीठ पे उठा के लेके जाते हैं। शेरपा अपने लाइफ को रिस्क करके आपके लिए रूट फाइंडिंग में हेल्प करते हैं, आपके लिए रोप्स फिक्स करते हैं। तो मैं ज़रूर ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये वो दो उतने महत्वपूर्ण पहलू हैं उस बिल्डिंग के, उस एवरेस्ट के, एक शेरपा और ये पोर्टर्स, जिनके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे। अच्छा, जब से मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो एक तरह से मैं भी अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मैं एवरेस्ट के बेस कैंप पे ना सी पर उसके आसपास हूँ जहाँ से मुझे एवरेस्ट दिख रही है। और एक सवाल मेरे दिल में ये आ रहा है कि वहाँ जाके सूसू पॉटी का क्या करते हो भाई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दो दृष्टिकोण से। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जब आप एवरेस्ट में होते हैं तो पी तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद में चूँकि यूवी रेस इतनी हार्श होती हैं कि वो उसके जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो सबको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है। बट अगर मैं ह्यूमन वेस्ट की बात करूँ तो एवरेस्ट, चूँकि जैसा मैंने आपको बोला कि पूरे दुनिया का ध्यान उस पे होता है, एवरीवन वांट्स टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल है, उतना ही ज़्यादा लोगों को आना जाना है, उतना ही ज़्यादा कमर्शलाइजेशन है। ठीक है। तो पहले ये होता था कि लोग जाते थे ऊपर ही कहीं पे माउंटेन में, जहाँ जगह मिली दाएं बाएं देखा कोई दिखा नहीं, वहीं बैठ गए, तो माउंटेन बहुत गंदा हो गया था। एक सर्टेन टाइम के बाद में नेपाल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी, चूँकि एवरेस्ट को सागरमथा नाम से भी जाना जाता है, सागरमथा। तो उन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी, सागरमथा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, SPCC, जिसका काम होता है कि जो भी क्लाइंबर्स ऊपर जा रहा है उसको चेक करना कि वो कितना सामान लेके जा रहा है, लौट के आते समय उस सामान का कितना गार्बेज वो रिटर्न कर रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में आपको $4000 का गार्बेज डिपॉजिट भी देना पड़ता है। $4000 आपको जमा करना पड़ता है एज ए गार्बेज डिपॉजिट। अगर आप गार्बेज अपना माउंटेन पे छोड़ के आएंगे तो ना केवल आपका वो 4000 डिपॉजिट गया, बल्कि कई बार तो ये तक होता है कि आपका हो सकता है कि एवरेस्ट का सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि 3 टन से ज़्यादा कचरा एवरेस्ट पे अभी है, जो पहले का कचरा था, और ह्यूमन वेस्ट उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। जो मैंने कैंप 4 बोला, कैंप 4 में तो बहुत सारी बदबू भी इस कारण से आपको मिलेगी, चूँकि कहीं पे डेड बॉडीज़ भी हैं, ह्यूमन वेस्ट भी है। तो इसको और फाइन ट्यून करने के लिए सरकारों ने क्या किया, SPCC कमेटी ने आपको प्रॉपर बायो एंजाइम्स के बैग्स दिए कि अगर
आपको फ्रेश होना है या आपका जो बॉडी वेस्ट है आप उस पे ही निकालें, प्रॉपर जिप अप करके उसको रखें। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो ना केवल उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं बल्कि जितना भी उससे फाउल स्मेल आ रहा है वो फाउल स्मेल को भी तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। तो आप जो बैग लेके जा रहे हैं ना तो आपको उसमें ही अपना पूरा पॉटी करना है, आपका ह्यूमन वेस्ट उसमें होगा और लौट के आके आपको उसको नीचे डिपॉजिट कराना है ताकि वो सर्टिफिकेट मिले, आपको मालूम रहे कि और आपने $4000। हाँ आपने माउंटेन को गंदा नहीं किया है। और ये एक कैंपेन अगर मैं बोलूँ तो ये सिटीजन ऑफ द अर्थ करके जो कैंपेन पूरे दुनिया में चलता है कि आप वास्तविकता में इस धरती के नागरिक हैं, आपने अपनी वो प्रकृति को, अपने उन ग्लेशियर्स को गंदा नहीं किया है, उसको लेके इस तरीके से हम हर माउंटेनियर सजग रहता है कि हम माउंटेन को गंदा ना करें। मगर फिर भी कई थ्योरीज कहती हैं कि अगर मैं 100% जागरूक हूँ ना तो भी मैं कम से कम 10 से 15-20% कचरा फिर भी छोड़ के आता हूँ। तो इसलिए कचरा है लेकिन रेगुलर उस पर वर्किंग हो रही है। और ख़ास तौर से जो बॉडी वेस्ट है इसके लिए तो सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ माउंटेन पे कहीं पे भी ओपन में ना करें। उस पूरे एरिया को ओपन डिफिसिएशन फ्री किया गया है कि आप ऐसा कहीं पे भी गंदगी नहीं करें। और मैं तो ये कहूँगा कि एवरेस्ट पे भी नहीं करना है, आसपास खुले में शौच भी नहीं करना है भाई। नहीं करोगे तो अच्छे ही है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। आपको एवरेस्ट चढ़ने के लिए 25-25 2 बार इकट्ठे करने पड़े तो 50 लाख तो ये हो गए। आज अगर 2024 की हम बात करें तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो या हमारी कोई भी राज्य सरकार हो, वो किसी तरह की ग्रांट या कोई स्कीम है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं तो आपकी हेल्प करेंगे पैसों के मामले में? अलग अलग सरकारों के अलग अलग प्रोविजंस हैं। बंगाल है, यूपी है, आपका कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, हरियाणा पंजाब तो हैं ही। ये सब सरकारें अपने अपने स्तर में अलग अलग सपोर्ट अपने यहाँ के जो उन स्टेट्स के डोमिसाइल हैं उनको करती हैं। चूँकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। इन सरकारों से जो निचोड़ निकला उसमें एक और चेरी लगा के, चेरी ऑन द केक ये है कि सरकार ने 2 चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। पहला तो ये कि यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहवासी है, वो एवरेस्ट चढ़ना चाहता है तो उसको मध्य प्रदेश सरकार 15 लाख रुपए तक का ग्रांट देगी। 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर आप सक्सेसफुल एवरेस्ट क्लाइम करके आ जाते हैं तो उसके बाद आपको स्टेट का जो हाईएस्ट अवार्ड है विक्रम अवार्ड वो मिलता है। एक तरीके से ना केवल आपको ग्लोरी है, रिकग्निशन है, बल्कि आपका करियर भी एक तरीके से सेफ होता है। आजकल हम जहाँ देखते हैं कि लोग खेलों के प्रति थोड़ा निराशा का भाव इसलिए भी रहता है कि यार खेलेंगे तो लाइफ में हमें आगे क्या पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगर आप एवरेस्ट क्लाइम करते हैं 15 लाख रुपए का आपको ग्रांट तो मिल ही रहा है, विक्रम अवार्ड मिल रहा है और साथ में आपको सरकारी नौकरी का भी प्रावधान है। चूँकि जब इसकी पॉलिसी बन रही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स खासतौर से माउंटेनियरिंग का जब स्टार्ट 2014 से इसको किया गया तो मैं भी उस कमेटी में था जो पूरा इसका डिज़ाइनिंग कर रही थी। तो उस समय बार बार यही सवाल आ रहा था कि बच्चों का लाइफ सेफ कैसे हो, सिक्योर कैसे हो। तो आज की जो जनरेशन है, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आपका सपना माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है आपके अंदर वो चाहत, वो इच्छा शक्ति होने की। लड़िए, एवरेस्ट फतेह करिए और मध्य प्रदेश आपके लिए बाहें पसार के खड़ा है कि अपने उस लाल का, अपने उस सपूत का स्वागत कर सके जो पूरे दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का परचम लहराएगा। ओके। अच्छा, नए जो पर्वतारोही हैं जो किसी भी तरह के पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, वो छोटे पहाड़ हों, बड़े पहाड़ हों, बहुत सारी बातें तो मुझे लगता है इस इंटरव्यू में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई और ऐसी बात जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए जो नए पर्वतारोही बनना चाहते हैं? 2 बातें जैसे मैंने आपको बोली। सबसे मेन आपको माउंटेनियरिंग में आपको फिजिकली भी फिट होना है और मेंटली भी फिट होना है। और पूरे गेम में माउंटेनियरिंग में जो आपका फिजिकल फिटनेस है ना वो 30% हेल्प करता है, रिमेनिंग 70% आपका मेंटल खेल है। लेकिन 30% भी आपको पूरा देना है अपना ना। जब आप ग्राउंड पे प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, जब आप यहाँ 100% फिजिकली फिट होंगे तो ही वो आगे काम आएगा। उन ऑड सिचुएशंस को झेलने के लिए आपको मेंटल टफनेस की ज़रूरत है। ये तो एक पार्ट है। लेकिन आज के यंगस्टर्स को मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, आजकल शॉर्टकट टू सक्सेस बहुत सारे हो गए हैं। लाइफ में ना कुछ भी शॉर्टकट में नहीं होता है। आप हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट मूव करिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके कोई भी ऐसी चीज़ों पे जाइए
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, हम्म। इसके अलावा दूसरे भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद क्लाइंबिंग के लिए जाइए। एक बड़ा मज़ेदार वाक़या आजकल बहुत सुनने को आता है कि हमने एवरेस्ट के इतने तक चढ़ाई चढ़ी। जब आप पढ़ाई करते हैं तो या तो आप पास होते हैं या तो फेल होते हैं, ये बीच नहीं का नहीं होता बताते है कि मैंने कितने अध्याय पढ़ लिए, इतने तक पढ़े। आजकल ये थोड़ा सा जो नेगेटिव ट्रेंड जो देखने को मिलता है कि लोग अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए कि कोई अगर एक्सपेडिशन अनसक्सेसफुल हो गया तो आदमी अगर व्यक्ति एवरेस्ट टॉप तक नहीं गया तो मैं फिर ये बताऊंगा कि अगर 29,000 फीट सपोज करिए एवरेस्ट है, तो मैं आके लोगों से क्या प्रचारित करूंगा, क्या बोलूँगा कि मैं 25,000 फीट तक एवरेस्ट के गया। ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। या तो आप टॉप तक गए या नहीं गए। आपको हमेशा वो बात शेयर करनी चाहिए। जो भी मीडिया हाउसेस हैं, आपके माध्यम से ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको प्रॉपर स्क्रूटनी करनी चाहिए, क्योंकि हम सब मिलके ना केवल एक एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में इतना हेल्पफुल है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एवरेस्ट मात्र एक पहाड़ नहीं है गौरव जी, एवरेस्ट एक माइलस्टोन है। मैं हर बार कहता हूँ, और चूंकि बार बार ये बात कहता हूँ कि ये बात कहनी चाहिए कि मेरे जीवन का एवरेस्ट एक पहाड़ है जिसको मैंने चढ़ा। आपके जीवन का एवरेस्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट शो करना होगा। एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का, एक साइंटिस्ट का, उसका क्या एवरेस्ट है? उनके फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होना, और वो कभी भी शॉर्टकट से नहीं आता। आपको अपना 100% डिलीवर करना है, और यकीन मानिए जिस समय आप आपका 100% डिलीवर करेंगे ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। पूरी दुनिया, पूरी ये कायनात लग जाएगी आपको सक्सेस दिलाने के लिए। अच्छा, कितना वक्त लगता है ट्रेनिंग में और कितना पैसा खर्च होता है? एवरेस्ट तो सबसे लास्ट पॉइंट है। माउंटेनियरिंग की शुरुआत जब आप करते हैं बहुत सस्ता है, और इंडिया में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 15-20 हज़ार रुपये में ना केवल 1 महीने में आपको माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। आप अज्यूम करिए 1 महीना आपको मनाली, उत्तरकाशी, दार्जिलिंग जैसी जगह पे रहने का मौका मिल रहा है, चारों टाइम का मील मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, लास्ट में वो रिकग्निशन, वो सर्टिफिकेट मिल रहा है, और फीस कितनी? 16,000, 17,000 रुपये। आपने यहाँ से ट्रेनिंग की, उसकी फ़ीस कितनी है? जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तब 15,800 रुपये थी। अब तो बढ़ गई होगी ना बहुत? अभी बढ़ के 5-10 हज़ार रुपये और बढ़ गई होगी, बट स्टिल इतनी बड़ी रकम नहीं है। आप रिकमेंड करते हैं इंस्टीट्यूट को? मैं मात्र जिसे एवरेस्ट चढ़ना है उसको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए नहीं, मैं हर पेरेंट्स को कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कम से कम एक वो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कराइए। याद रखिए, जब आप एक रस्सी के सहारे झूल रहे होते हैं ना, जब आप ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़े होते हैं ना, और अचानक से रस्सी थोड़ी सी ढीली होती है, तो आपको जितना ज़ोर से भगवान याद आते हैं ना, उतना ज़ोर से आपको ज़िंदगी का महत्व भी याद आता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको बताता है कि लाइफ की टफेस्ट सिचुएशन में भी आपको गिव अप नहीं करना है। हर पेरेंट्स को, हर व्यक्ति को कम से कम बेसिक कोर्स उसके फ़न के लिए करना चाहिए, उसकी इनर स्ट्रेंथ के लिए करना चाहिए। आप देखिए सोसाइटी पे कितने ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक, बड़े बड़े टॉपर्स, बड़े बड़े लोग भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो अपने लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटली वीक हो जाते हैं। और एवरेस्ट कहें या माउंटेनियरिंग कहें, माउंटेनियरिंग हमेशा एक बात कहती है कि हार तो नहीं मानना है, जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। इसलिए सबको मैं बोलता हूँ, आप प्लीज़ एक बार बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करिए। इंडिया में कई इंस्टीट्यूट्स हैं, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग है, नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल में है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली तो मैंने बता ही दिया है आपको। प्लीज़, मतलब इट्स ए वेरी हार्ड कोर रिकमेंडेशन। आप बिल्कुल ये ट्रेनिंग करिए, एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लाइफ में एक अलग सा बदलाव लेके आएगा। हमारे एक सर थे जगत ठाकुर और नरवीर नेगी, उनकी बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब पहला कदम मैंने माउंटेनियरिंग में चलना शुरू किया था, तो जगत ठाकुर हैं, नरवीर नेगी है, उमेश रैना है, ये वो लोग, ये सभी पहाड़ी लोग हैं। मैं अपने आप को जब देखता हूँ ना, तो मनाली के मैं ऐसे कम से कम 100 इंस्ट्रक्टर्स को जानता हूँ कि आप आंख बंद करके उनमें से किसी पे पत्थर फेंक दीजिए, जिस पे लगेगा ना वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बेहतर माउंटेनियर है, मुझसे बेहतर इंसान है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी पे जब आप होते हैं, जब आप ऐसे किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, ये ट्रेनिंग आपको ना केवल
माउंटेन चढ़ने की ट्रेनिंग देती है, बल्कि स्पिरिचुअल वे में आपको स्ट्रॉन्ग करती है, आपको मोरली स्ट्रॉन्ग करती है, आपको नेचर से कनेक्ट करती है। तो सर इतने सारे बेनिफिट्स आपको 56 भोग की थाली में अगर परोस के एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के तौर पे मिल जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा। तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग एवरेस्ट पे क्लाइम करें और मध्य प्रदेश का, हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। इतनी बातें हमने एवरेस्ट की हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स की हैं। एक सवाल और दिल में आता है कि आपको लगता है भारत को देखकर कि इन सब चीज़ों को एज एन करियर ऑप्शन अपनाया जा सकता है, या फैमिली सपोर्ट करेंगी कि जाओ भाई तुम बाइक स्टंट कर लो, जाओ तुम एडवेंचर कर लो और उसमें अपना करियर बनाओ? एक करियर के तौर में मतलब इन कैटेगरीज को आप कैसे देखते हैं? इस बदलते दौर के साथ कोरोना जैसी महामारी के बाद आज हर व्यक्ति नेचर से जुड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी कई कैटेगरीज हैं। लैंड एडवेंचर है, एयर एडवेंचर है, वाटर एडवेंचर है। आप किसी भी एडवेंचर कैटेगरी में हैं, हर जगह करियर की अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर एक गाइड के तरीके से बात करेंगे, आप गाइडिंग कर सकते हैं, आप आपका कोई एडवेंचर का सेटअप कर सकते हैं। अलग अलग सरकारों को जैसे मैंने प्रावधान प्रोविज़न आपको बताए, तो करियर के तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपको ना केवल आपका ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट हो रहा है, बल्कि आप वो कर रहे हैं जो लाइफ में आप करना चाहते हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको मल्टीपल वे से बेनिफिट देता है। आप ये सब चीज़ें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। आप देखिए आज भारत सरकार इको टूरिज़्म में, एडवेंचर टूरिज़्म में इतना फोकस्ड है क्योंकि बाहर के लोग हमारे देश में आके हमारा जो पूरा लैंडस्केप है इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ऐसा एक देश आप बताइए जहाँ पे रेगिस्तान भी हो, जहाँ पे घने जंगल भी हो, जहाँ पे समुद्र भी हो, जहाँ हिमालय के पर्वत भी हों। एक ही देश है भारत। और अगर वहाँ का व्यक्ति एडवेंचर में अपना करियर नहीं बनाएगा तो मुझे तो नहीं मालूम फिर कौन से देश का व्यक्ति बनाएगा। आपके पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एडवेंचर को एज ए करियर के तौर पे ले सकते हैं। और यकीन मानिए स्काई इज़ द लिमिट। आपको एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी मिलेगा, इस माउंटेनियरिंग फील्ड में भी मिलेगा। तो मतलब बदलते दौर के साथ ये जो संभावनाएं हैं और वो बढ़ती जाएंगी। वेल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बैठने के लिए, ये सारी बातें करने के लिए और आरजे गौरव टॉक्स में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव जी, आपको, आपकी पूरी टीम को कि आपने मुझे बुलाया, मेरे एक्सपीरियंसेस सुने। एंड आई विश कि आपकी टीम में से भी 2-4 एवरेस्ट क्लाइंबर बने, ना केवल एवरेस्ट पहाड़ चढ़ के, बल्कि आपके इस पॉडकास्ट शो को दुनिया के सबसे बेहतरीन शो बना के। और मेरे सभी व्यूवर्स को दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आपके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करें, अपने लाइफ का एवरेस्ट फतेह करें। वंदे मातरम। आज के इस पूरे शो के बाद मैं ये तो कह ही सकता हूँ और शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। बदलते भारत में इस बात के मायने अब बदलते जाएंगे क्योंकि संभावनाएं खुल रही हैं। सरकार, गवर्नमेंट्स हमें इस तरह का सपोर्ट दे रही हैं ताकि हम एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन पाएँ और इससे ज़िंदगी और बेहतर होती है। उम्मीद है कि आज आरजे गौरव टॉक्स के इस एपिसोड के ज़रिए एडवेंचर, माउंट एवरेस्ट पर अगर आप चढ़ना चाह रहे हैं और उसको फतेह करना चाह रहे हैं तो इससे जुड़ी जो बातें आपने सुनी है उससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड हुई होगी। आप मुझसे और रत्नेश पांडे जी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनके ज़रिए सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। आज आरजे गौरव टॉक्स में इतना ही। नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर जाकर भी आप हमें आप किसको देखना चाहते हैं, आप किसको सुनना चाहते हैं, उनका नाम हम तक पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी के सुंदर भविष्य के लिए। और जैसा रत्नेश ने बोला कि आप भी अपनी ज़िंदगी के एवरेस्ट पर फतेह करें, वैसे ही मेरी भी आपको शुभकामनाएं कि आप अपनी ज़िंदगी में शिखर पर पहुँचें, जो भी काम करना चाहते हैं उसके एवरेस्ट पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।